we'll make use of both the things. PPT से क्या है कि we stay on track so that we know what all is to be covered and accordingly we proceed. So what I'll do is I'll share with you here this screen. First of all, let's begin PPT. फिर हम आगे बढ़ते हैं. One moment. हाँ होता है ना इसमें हमारा इसमें भी रहता है एक लाइव सेशन. We have live session in TA and we have live session in derivatives also. Okay, so here we go. देखिए आपके सामने आ गया होगा एक स्क्रीन. Okay, something I'll make use of from here. Rest of the things will continue as we want to be. Okay, introduction. So the definition. If you look at the definition of what it is a financial security with a value that is reliant or it is derived from an underlying asset or group of assets. I hope ये सबको ज्यादातर क्लियर हो गया होगा पहले भी जब हमने डिस्कस किया था या नहीं भी हुआ था. It's okay. If it's clear about this, please let me know. What does this mean? That the value of the instrument is derived from an underlying asset. कोई बताना चाहेगा? Anybody would like to throw some light on this? What does this mean? Yes. Yes. So there has to be an asset first of all, right? पहली बात तो एक एसेट की जरूरत है तभी जाके उसका कोई डेरिवेटिव बनेगा. सो अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं. द पर्पस बिफोर दैट द पर्पस ऑफ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट is to basically one moment. Hedging. Okay. और हेजिंग का मीनिंग तो आप लोग जानते हैं कि एक एसेट को प्रोटेक्ट करना उसके जो रिस्क होता है उसमें. एग्जैक्टली हर एक एसेट में कोई भी एसेट में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है देयर इज अ रिस्क दैट द प्राइस में चेंजेस एंड इट अगेंस्ट यू. जैसे आपने परचेज किया हुआ है तो प्राइस में फॉल और अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो रिस्क ये होता है दैट द प्राइस में राइज. इजंट इट? आई थिंक एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद शॉर्ट सेलिंग सो फार. यस सर. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके. तो दोनों ही तरफ आपको प्राइस रिस्क है बेसिकली, है ना. बाय करने वाले के लिए प्राइस गिर सकता है, ये रिस्क है. शॉर्ट करने वाले के लिए ये रिस्क है कि प्राइस बढ़ सकता है. नाउ तो इसीलिए डेरिवेटिव्स का को इन्वेंट किया गया था ताकि उस रिस्क से मैं बचा सके. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे कि थिंक ऑफ बाइंग अ कार एंड एन इंश्योरेंस पॉलिसी. आपने कार खरीदा, साथ में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा. वो आपने इसीलिए खरीदा ना कि आपको रिस्क है कि कार में कुछ डैमेज हो सकता है, उससे बचने के लिए. सो इन केस दैट हैपेंस तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा वहां पर? दैट इज दी बेसिकली सी. वेल वेल स्वैप एक और डेरिवेटिव होता है. स्वैप भी एक डेरिवेटिव होता है. कई तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं. हाँ उसमें भी देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीमियम. एक ऑप्शन होता है उसमें भी एक प्रीमियम होता है. तो राइट. और तो बेसिकली स्वैप में क्या होता है? द नेम सजेस्ट स्वैप में एक एक्सचेंज होता है ना. वैसे हम आएंगे, विल अंडरस्टैंड व्हाट हाउ स्वैप वर्क्स आल्सो. स्वैप भी अलग अलग टाइप के होते हैं एंड उसमें बेसिकली वी आर एक्सचेंजिंग समथिंग. ओके. इन सिंपली प्योरली अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके लिए रिस्क मैनेज करने का काम करती है. राइट. किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, आप बिजनेस करते हैं उसमें आपका स्टॉक है रखा हुआ है गोडाउन में या फिर ट्रांजिट में है, शिपिंग कर रहे हैं. राइट. एंड आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इवन somebody who is shifting from one place to another place, तो उनका जो लगेज जाता है वो भी
that luggage is also that can also be insured under transit, isn't it? In transit, एक जगह से दूसरी जगह आपका लगेज आता है, वो भी इंश्योरेंस होता है. आपने देखा होगा, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से यू आर फ्लाइंग, है ना, तो एरोप्लेन से आप जा रहे हैं कहीं पर, आपका जो लगेज है उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है, राइट? एंड इफ दैट मींस इफ सम डैमेज इज देयर, so the insurance company will pay. So what you are doing is actually that you are transferring your risk to somebody else, right? The insurance company. एक और तरीका क्या है देखने का, हेजिंग का मतलब ये हुआ that basically you can call it minimizing risk or reducing the risk, है ना. पूरी तरह एलिमिनेट कर पाना तो जरूरी नहीं कि हमेशा पॉसिबल होगा. हाँ, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज अबाउट प्राइस रिस्क, बिकॉज कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जिनको हम इनके थ्रू नहीं कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं. जैसे कि एक फार्मर है, तो उसको क्रॉप अगर खराब हो जाता है, वो एक अलग तरह का रिस्क है. दैट इज नॉट अ प्राइस रिस्क, है ना. हाँ, वेदर के अगेंस्ट भी है. वैसे क्रॉप खराब हो जाने से हम इस तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से इजीली उसके लिए नहीं कर सकते. हाँ, क्रॉप इंश्योरेंस दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हम बात कर रहे हैं प्राइस के रिस्क की. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. यानी कि वो जो क्रॉप उगा रहा है एक फार्मर, उसका अगर प्राइस कम हो गया, वो रिस्क है ना. जितना रिस्क अभी चल रहा है और जितना प्राइस अभी चल रहा है, उससे कम प्राइस में अगर उसका क्रॉप बिकेगा, तो उसको ये रिस्क है. सो दैट इज द प्राइस रिस्क विच वी कैन डू समथिंग अबाउट. ओके, सो देयर हैज टू बी एन एसेट. जब हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हेज करने की बात कर रहे हैं, तो पहले तो कोई एसेट होना चाहिए, तभी तो उसको आप हेज करेंगे. जब तक किसी के पास कार नहीं होगा तो वो कार इंश्योरेंस क्यों लेगा, है ना. फैक्ट्री नहीं होगा तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस क्यों कराएगा. गुड्स नहीं जा रहे हैं कहीं पर, तो फिर गुड्स का इंश्योरेंस क्या कराएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू बी दैट एसेट. अब जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, दैट विल डिपेंड ऑन दैट एसेट ओनली. जरा सोच के देखिए. आप कोई भी अगर यू नो, लेट्स से हम इंश्योरेंस की भी बात करते हैं अगर, सो या ऑयल ले लीजिए. सो इन ऑयल, सपोजिंग, नहीं, मेरा मतलब कुछ और था एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस. मेरा मतलब ये था कि जो कितने अमाउंट का कोई इंश्योरेंस कर रहा है किसी चीज का, उसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट द प्रीमियम विल बी, है ना. ऐसा तो नहीं है कि वो प्रीमियम कुछ भी होगा. देन वो किस चीज का और किस किस टाइप का रिस्क है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, अपना अपने फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क है. उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी एज अलग अलग है, राइट. और एज के साथ साथ उनका मेडिकल कंडीशन सबका अलग हो सकता है, या एक फैमिली और दूसरे फैमिली का मेडिकल कंडीशन अलग सकता है. किसी फैमिली में कोई एक बीमारी है जो हेरिडिटरी है, राइट, तो उसमें ज्यादा रिस्क हो गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए. रिस्क मतलब उसको कवर करना भी, राइट, तो उसका प्रीमियम कुछ अलग होगा. इसी तरह से आप ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हैं, सपोजिंग यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री, एंड देन उतने टाइम के लिए आप इंश्योर करा के जाते हैं अपने को, उसका भी रेट कुछ अलग ही होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री. वहाँ की कंडीशंस अलग होंगे, वहाँ के खर्चे अलग होंगे, इजंट इट. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं वेयर दैट मेडिकल केयर विल बी मच मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इट इज इन इंडिया, तो उसका रेट कुछ अलग होगा, इजंट इट. फिर किस कंट्री में जा रहे हैं उसका रिस्क अलग होगा. हर हर कंट्री में अलग अलग रिस्क होगा, इजंट इट. नो. All right. So let's go ahead. Let's take a look at an example. हो सकता है ये मैंने आपके साथ आईएफएम में यूज भी किया हो इस एग्जांपल को, तो और भी अच्छा रहेगा. अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो इजीली समझ आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हियर on the screen something about something called a forward contract. So there are different types of derivative instruments. और जहां पर भी समझना है, so do let me know. यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्प्रेडशीट ओपन किया है. होप. Yes, sir. All right. So the first column you see here, column A, where I've written something about a forward contract. So in this example, there is a farmer who is growing chana. ये मैंने चने का example लिया हुआ है, right? बहुत easy है समझना, I think. We can take crude oil also like this. Okay. अभी हम आते हैं oil पे भी आते हैं. And goes to the spot market and see spot market. देखिए दो तरह के segments हो गए. One is the spot market, another is the derivative market. Okay. Spot market is that market where you are paying money and buying the asset and you are getting the delivery. जैसे कि आपने shares खरीदे. So that is known as spot market, isn't it? आप में से कई लोगों ने किया होगा ना, haven't you done? You paid money and you bought the shares. Yes, sir. Yes, sir.
चाहे आपने इंट्राडे में लिया हो तो फिर डिलीवरी नहीं होगा, या फिर आपने डिलीवरी बेसिस पे लिया हो, डजेंट मैटर, इन बोथ केसेस इट इज स्पॉट मार्केट ओनली। आप मंडी में चले जाइए, वहां पर आप अनाज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या सॉरी, वो सब स्पॉट है। एग्जैक्टली, ऑल दैट इज स्पॉट मार्केट, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैश मार्केट, कैश। ओके, एंड द अदर वन जिसकी हम बात कर रहे हैं हेजिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव्स मार्केट। ओके, सो देयर आर टू सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स। अगर आप बीएससी में, एनएससी में, इन सब जगहों पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग सेगमेंट्स है। कैश मार्केट अलग है, डेरिवेटिव मार्केट भी अलग है। ओके, सो ये फार्मर जाता है स्पॉट मार्केट में, यानी कि मंडी में जाके देखता है, अनाज मंडी में। एंड इसने देखा, फॉर एग्जांपल मैंने अक्टूबर लिखा है, इट कुड बी अक्टूबर, इट कुड बी एनी अदर टाइम। मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज जहां तक मुझे मालूम है कि ये विंटर्स में इसका हार्वेस्टिंग होता है ना, जनवरी या इसके आसपास में ही ये फसल आती है, राइट? यस तो सर। लॉट ऑफ पल्सेस है ना, दालें वगैरह उस टाइम आते हैं, ऑयल सीड्स भी उस टाइम आते हैं, जैसे तिल है, देन मस्टर्ड है, एंड व्हाट एल्स, सोया वगैरह, आई थिंक नंबर ऑफ थिंग्स कम एट दैट टाइम। सो उसने जाके देखा, ये प्राइस मैंने फिक्टिशियस दिया, एक्चुअल प्राइस जो भी होगा, लेट अस से उसने देखा कि 43 रुपीज पर किलोग्राम ये चल रहा है स्पॉट मार्केट में, यानी 43 रुपीज पर केजी चना अवेलेबल है, और अगर कोई बेच रहा है तो उसको इतना मिल रहा है। बट हिज क्रॉप इज गोइंग टू बी रेडी इन जनवरी, तो उसको रिस्क क्या है कि जनवरी में प्राइस 43 के नीचे ना हो जाए। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। ऑलराइट, एंड what can be done now? So if you want to see what can be done now, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड द बेसिक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे इससे, बट ये बड़ा सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद पार्टी ए, तो दूसरी एक पार्टी के साथ वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में। उसमें क्या लिखता है? ये लिखता है, आई अग्री टू सेल 50 टन चना ऑन 31 जनवरी एट 43 रुपीज पर किलोग्राम। ऑलराइट, ओके ओके। जो इसको करना है आगे चल के वो उन्होंने अभी लिख दिया। और दूसरी पार्टी क्या लिखती है? आई एग्री टू बाय, है ना, उल्टा हो गया बस उसका। 50 टन चना ऑन 31 जनवरी एट 43 किलोग्राम, 43 रुपीज पर किलोग्राम। सो बाय डूइंग दिस दे आर लॉकिंग इन देयर प्राइस। जरा देखिए फार्मर ने अपना कौन सा प्राइस लॉक इन किया? इज इट द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। वेरी गुड, सेलिंग प्राइस उसने अपना 43 रुपए लॉक पर इन कर केजी। लिया है। और दूसरी पार्टी जो पार्टी है उन्होंने अपना बाइंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस लॉक इन कर लिया ना। यस सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देयर कैन बी 3 सिनेरियोज पॉसिबल ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो वो जो 31 जनवरी है उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। उसी डेट को एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं, उसी डेट को सेटलमेंट डेट भी बोलते हैं। ऑलराइट, यस सर। नाउ फर्स्ट सिनेरियो, 3 चीजें हो सकती है। फर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है भाई? 3 ही बातें होंगी ना, या तो प्राइस 43 रहेगा, या 43 के नीचे होगा, या 43 के ऊपर होगा। ओनली 3 थिंग्स आर पॉसिबल यस सर। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो फर्स्ट सिनेरियो, लेट अस टेक अ लुक एट दिस। मान लीजिए कि प्राइस हो गया है 46। सो हाउ विल द फार्मर फील? 3 रुपए का नुकसान पर केजी। तो लगेगा 3 रुपए नुकसान पर केजी हो गया, राइट, बिकॉज उसको 43 मिलेगा। बट विल यू डिलीवर इफ यू आर द फार्मर? नो सर। देखिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करना पड़ेगा डिलीवर या नहीं? सर ये ऑफिशियल नहीं, मतलब इस पे कोई प्रेशराइज हाँ, नहीं होता, आपको करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा। क्यों? तो इट इज अ मतलब कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। हाँ, मतलब इसीलिए, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तभी लोग जिनका नुकसान हो रहा होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं क्लियर। अच्छा, वेरी गुड। अगर कोई नहीं करता है तो फिर ये लीगल हुआ कि इलीगल हुआ? इलीगल। इलीगल हुआ, यानी कि इसमें एक रिस्क होता है ना। तो इस रिस्क को कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ऑलराइट, यस सर। काउंटर पार्टी रिस्क, इसी को डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, और क्रेडिट रिस्क भी बोल सकते हैं। डिफॉल्ट रिस्क बेसिकली दूसरी पार्टी ने अपना काम पूरा नहीं किया, ओके, जो उसे करना था। इज इट ओके? यस सर।
ये रिस्क होता है इसमें। हम आगे चल के देखते हैं इस रिस्क को भी हम कैसे हटाएं। अभी आप ये मान के चलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये रिस्क नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ऑफिशियली। अगर किसी ने डिफॉल्ट किया, मतलब अभी अगर फार्मर बोलता है मैं डिलीवरी नहीं देता हूँ, तो फिर वो पार्टी क्या कर सकती है? कैन दे गो टू द कोर्ट और नॉट? हाँ Yes. ऑब्वियसली। कैन, है ना? भाई कॉन्ट्रैक्ट है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या जिस भी कंट्री में होगा कॉन्ट्रैक्ट, वहां के कोई ना कोई कानून होगा उसका, एंड दे कैन sue them, राइट? सो दिस फार्मर may sue that other party. अच्छा, तो फार्मर को अभी मिलेंगे 43 ही, राइट? ध्यान से देखिएगा, उसको 43 चाहिए था, उसको 43 मिल रहा है। यस नो? हम्म। भाई वो खुश था ना 43 में? यस सर। इनिशियली Yes. उसको क्या लगता था, भाई मुझे काश 43 मिल जाए, है ना? कम ना हो, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? ज्यादा होगा चलो कोई बात नहीं, बट सो आई एम नॉट बीइंग ग्रीडी अबाउट इट, ओके? लेकिन कम ना हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेकंड सिनेरियो दैट द प्राइस मे बी एट पार विद 43, मतलब स्पॉट मार्केट में भी 43 चल रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में 43 लिखा है, देन व्हाट इज, हाउ डज इट मैटर? सेटलमेंट हो जाएगा। सॉरी जस्ट वन मोमेंट, couldn't hear you, क्या कहा आपने? सेटलमेंट हो जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। हाँ, मतलब बेसिकली भाई वो क्या होता है, अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ होता है एंटर, तो भी उसको 43 मिल जाता अगर वो मंडी में बेचता, लाके स्पॉट स्पॉट मार्केट हम्म। में बेचता। यस एंड सर। नाउ आल्सो ही इज गोइंग टू गेट 43 ओनली। भाई वो डिलीवरी देगा पार्टी ए को, वो पार्टी उसको 43 देगी, राइट? यस सर। यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट? यस सर। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस सिनेरियो that the that the price may be lower than 43। मान लीजिए वो 41 हो गया, और कम भी हो सकता था। हम्म। So what will happen? How will the farmer feel now? He'll feel good. He'll feel good, okay, because he will still get 43. Huh? Yeah, even though it's gone down. Yeah, it's still going to get 43 because उसके कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा हुआ है, जबकि वैसे प्राइस हो चुका है 41। So the farmer will be jumping with joy now। फटाफट अपना ट्रैक्टर उठाएगा, ट्रक उठाएगा, लेके जाएगा, बोलेगा लाओ भैया मेरा 43 रुपीज दो, isn't it? यस सर। So in this case, you see the farmer has been able to minimize his risk, and this is known as hedging। ठीक है, इसीलिए तो उसने किया था ना, ये इसलिए नहीं किया था कि कल ज्यादा हो जाएगा तो मुझे तो बहुत अच्छा होगा, आई विल गेट मोर प्रॉफिट, ओके? बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, जरा सोच के देखिए, क्या ये हर किसी के लिए आसान काम है कि वो ज्यादा हो जाएगा तो तभी बेचेगा और तभी उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा? इज इट इजी फॉर एवरीबडी टू डू दिस? मतलब अगर प्राइस कम है तो क्या आप उसे स्टॉक करके रख सकते हैं? हर फार्मर कर सकता है ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकता है। कुछ ही लोग होंगे ना जो बोलेंगे नहीं भाई मैं तो नहीं बेचता, है ना, मैं तो तभी बेचूंगा जब प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो गोडाउन में अपने भर भर के रख देंगे, राइट? आई मीन दे हैव इनफ इनफ मनी टू डू दैट आल्सो, राइट? यस सर। Otherwise others can't do it, okay? For this you need to be a wealthy farmer, right? कि वो स्टॉक करके रखेगा और वेट करेगा प्राइस बढ़ने का, और तभी बेचेगा जब प्राइस बढ़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हम ऐसे फार्मर की बात कर रहे थे जिसको हर्ट करेगा अगर प्राइस गिर गया तो। He cannot afford that, right? Or he doesn't want to wait for that। वो बोलता है भाई मैं, मुझे 43 मिल जाए, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंटेड, प्राइस बढ़ जाए जो मर्जी हो, बट मेरे को कम नहीं मिलना चाहिए, ओके? यस सर। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो ये इसने हेज कर लिया। नाउ ए का जरा सोचिए, व्हाट डज ए डू? ये ए पार्टी ए जो है ये कौन है? इसने क्यों बोला आई एग्री टू बाय? उसको लग रहा है कि 43 से 31 जनवरी को यस, प्राइस आ जाएगा 43 के नीचे। ओके ओके गुड, 43 से ऊपर हो जाएगा, हाँ नहीं। है ना? हाँ, हाँ हाँ सॉरी, 43 के ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा। अगर ऊपर हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ही विल सेल, 43 पे ही। वो सेल करेगा 43 पे ही, उस टाइम मार्केट में किसी और को, राइट? यस सर। तो इस तरह से उसको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, राइट? लेकिन अगर प्राइस नीचे आ गया तो, जैसे अभी नीचे आ गया था, तो उनको लॉस होगा उस टाइम, राइट? दैट मीन्स ये जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं,
वो हेज नहीं कर रहा है, करेक्ट? इज इट ओके? भाई वो रिस्क ले रहा है ना कि अगर प्राइस गिर गया तो उसको नुकसान होगा। जैसे आपने भी बोला कि वो प्राइस बढ़ने पर उसको गेन होगा ना, ज्यादा प्राइस पे बेचेगा आगे जाके, तो प्राइस गिरने पे तो उसे नुकसान होगा ना, क्योंकि उसको तो तब भी 43 देना है और मार्केट में अगर 41 का होगा तो उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है ना उस टाइम पे। तो वो आगे स्टॉक करके रखे, जो मर्जी करे, हम तो उस दिन का उस टाइम का कैलकुलेट करेंगे ना, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, एंड वी विल सी दैट ओके एट दैट टाइम ही इज लूजिंग, इजंट इट? यस सर। Now, this particular type of person or the participant is basically not a hedger, but a speculator. One moment, please. Okay, so that person, that type of a participant is a speculator. Okay, तो अभी हम स्पेकुलेटर पे भी आते हैं। स्पेकुलेटर जो है वो क्या करेगा? बेसिकली इस पे चलते हैं, मैंने आगे लिखा हुआ है इसके बारे में। ओके, हियर स्पेकुलेटर। तो स्पेकुलेटिव ट्रेड होता क्या है, या स्पेकुलेशन क्या होता है? Speculative trade is a directional trade. Okay, directional. That means basically, one moment. So speculative trade is a directional trade. जैसे कि इस केस में आप बोल रहे हैं कि पार्टी ए जो है इसको गेन तभी होगा ना जब प्राइस ऊपर जाएगा, यानी एक डायरेक्शन में जाने से उसको गेन होगा, दूसरे डायरेक्शन में जाने से उसको लॉस होगा। Therefore, this is known as a speculative trade. Okay, or what he is doing is speculation. All right. I mean, most of the investments have speculation, isn't it? The element of speculation is there in everything. भाई कुछ भी आप ले रहे हैं, सपोज यू आर ए मर्चेंट, आप जैसे आपने अभी बोला कि आप लेके रखेंगे इसको, इसको स्टॉक को लेके रखेंगे, अगर प्राइस नीचे गिर गया तो आपको लॉस होगा, ऊपर जाने से गेन होगा, तो आपको दैट मींस यू आर स्पेक्युलेटिंग। वन सेक, वन सेक। Okay, so speculator is willing to take the risk. Okay, अच्छा, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है वो भी स्पेकुलेशन होता है, गॉट इट? एनीथिंग यू आर शॉर्ट सेलिंग एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल बी फॉलिंग, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। आपने कुछ भी खरीद लिया हो, वेदर यू बाय प्रॉपर्टी खरीदिए, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदिए, आप क्रूड ऑयल खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, कुछ भी आप खरीद रहे हैं या आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं ये सोचते हुए कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सो दैट इज स्पेकुलेशन। इज इट ओके? यस सर। अब स्पेकुलेशन की डिग्री बस अलग अलग होती है सब में। ओके, कोई ज्यादा स्पेकुलेट करता है, कोई कम स्पेकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप लोग ये तो जानते हैं, जैसे कि सपोज सेइंग आप में से कोई ऐसा भी होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने इंट्राडे में ट्रेड किया हुआ है। हैव यू? यस सर। ओके, अब क्या आपने उसमें लीवरेज यूज किया है? यस सर, मार्जिन। है ना, लीवरेज होता है, एंड दैट मीन्स यू वॉट एवर यू आर पेइंग उसका 5 टाइम्स क्वांटिटी आप ले सकते हैं, करेक्ट? एंड दैट, और एक और आदमी करता है, सपोजिंग वो सिर्फ अपने कैपिटल से कर रहा है। ओके, यस सर। सो हु इज स्पेकुलेटिंग मोर? तो स्पेकुलेट तो दोनों कर रहे हैं ना, बट क्या इसमें स्पेकुलेशन अलग अलग नहीं हो गया दोनों का? जिसने एक्सपोजर यूज किया, क्या उसका स्पेकुलेशन अलग ज्यादा नहीं है?
यस सर, जो मार्जिन ले रहा है वो ज्यादा है। करेक्ट, जो मार्जिन रख के और एक्सपोजर यूज कर रहा है उसका डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन जो है बढ़ गया, और भी है ना। ऑलराइट, सो यू सी द डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन में डिफर। एक और चीज क्या है, किसी ने एनालाइज करके स्टडी करके किया है काम, किसी ने नहीं किया है, तो भी डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज डिफरेंट। फिर जो आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड गैम्बलिंग, दैट इज आल्सो स्पेकुलेशन बट वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, है ना भाई। वो आपने देखा ना लास वेगास, किसी मूवी में देखा होगा, वो हीरो जाके वहां पे खेलता है गेम्स, इजंट इट? सो इजंट दैट स्पेकुलेशन? बट वेरी हाई स्पेकुलेशन, यानी कि चांसेस ऑफ विनिंग आर वेरी वेरी लो, इजंट इट? सो yes, sir. स्पेकुलेशन सभी में है, डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन डिफर्स, दैट इज द थिंग। एनीवे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फार्मर ने ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और दूसरी पार्टी ने खरीदा इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, वो उसको आगे जाके बेचेगा, यानी कि वो मिडल मैन है या ट्रेडर है या स्पेकुलेटर है, ओके, होलसेलर है, ये लोग यही काम करते हैं ना। Yes, sir. ओके, और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि वो यूजर हो। यहाँ पर आते हैं, User in the ये sense, sir, retail. आई मीन टू से वो यूज करने वाला, हाँ, कैसे भी यूज करे, बताइए क्या करेगा वो भाई। घर में तो यूज नहीं करेंगे ये चीज, राइट? इतना सारा क्वांटिटी, भाई हाँ, है ना, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, रिटेल में बताइए कैसे। रिटेल में तो सर उसके लिए फिर काफी ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उसके फेवर में जाता है तो। नहीं, आई मीन टू से वो करते क्या है, बिजनेस क्या है उनका, रिटेल इन द सेंस जैसे कि। वो होलसेल से बल्क में माल लेते हैं और रिटेल में प्राइस ओके बढ़ा ओके के ओके बेच। ओके ओके, नहीं कुछ और भी तो हो सकता है ना, जैसे सपोजिंग वो जो बिजनेस करते हैं उसमें ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, ओके। अच्छा वैसा है। हाँ तो ये मतलब चने का बेसन बन सकता है, वो मतलब उसके कई सारे और जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स फिनिश एग्जैक्टली, गुड्स में कंप्लीट होते हैं उनको बना के करेक्ट बेच करेक्ट, सकता है। तो चने को भी वो पैकेजिंग करके ब्रांड लगा के अपना सेल कर हाँ सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। उसका बेसन बन के सेल हो सकता है, उसका सत्तू बन सकता चने है चने का सत्तू, हाँ ना, ये सब। उसको रोस्ट करके बेच सकते हैं, कई सारी यस चीजें सर। होते हैं, कई सारे काम होते हैं। एंड और भी होता है, चने का दाल भी बनाते हैं, है ना। यस सर। और जब चने की दाल होती है तो उसका भी कुछ होता है, आई थिंक उसको भी पीस के कुछ बनाते होंगे। हाँ, दैट इज बेसन इटसेल्फ, हाँ, करेक्ट। सो दैट मीन्स बेसिकली दे आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ चना एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन। इसी तरह ये व्हीट होता तो उसको फ्लोर मिल ले सकता था, यानी कि आटा बनाने के काम आता है, राइट? यस सर। सो दे आर डूइंग इट फॉर हेजिंग, इजंट इट? भाई उनको क्या लग रहा है यहाँ पे, ज्यादा प्राइस में गोवा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ सकता है, राइट? हाँ दे आर बुलिश अबाउट इट, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ सकता है और वो अभी इसको अगर हेज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको इसी प्राइस में रॉ मटेरियल मिल जाएगा। सो डजंट दैट मेक सेंस, यस सर। है ना? मतलब ये है कि उनको नहीं तो क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और प्राइस बढ़ गया देन दे विल हैव टू प्रोबेबली इंक्रीज देयर प्राइसेस, या तो वो कम प्रॉफिट मार्जिन पे बेचेंगे या फिर प्राइस बढ़ाएंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे, हम्म, है ना। तो अगर ये दोनों में से एक भी चीज करेंगे तो कुल मिला के उनके प्रॉफिट कम होंगे या उनको लॉस होगा, दोनों में से एक चीज तो होगा, राइट? तो प्रॉफिट तो दोनों ही केस में कम हो जाएगा ना, चाहे वो प्राइस सेम रखे चाहे वो बढ़ाए। अगर बढ़ाएंगे तो कैसे प्रॉफिट कम होगा, बता सकते हैं? अगर उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया देन हाउ विल देयर प्रॉफिट रिड्यूस? अरे कस्टमर कस्टमर का सोचिए, क्या वो दूसरे से नहीं बाय कर लेगा? वही हम्म, सर। भाई कस्टमर दूसरी कंपनी से नहीं बाय कर लेगा अगर इन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, मेक सेंस? ऑब्वियसली हाँ वो स्विच हो जाएगा पूरा मार्केट में। स्विच हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly.
भाई डोंट यू डू सो? भाई आप लोग अगर शॉपिंग करते हैं तो क्या ये नहीं देखते हैं कि अच्छा इसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, किस जगह पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, किस कंपनी का, कौन से ब्रांड का ज्यादा महंगा है, कौन सा सस्ता है? डोंट यू सी दैट? यस सर, देखते हैं इफ जरूर। एनी वन ऑफ यू डू इट, आई डोंट नो आप में से किसी को आइडिया है भी कि नहीं है, बट आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो करता ही होगा, हो सकता है आप भी करते हो, इन्वॉल्व हो इसमें, या आप सुनते होंगे, या आप देखते होंगे कि कभी कोई ब्रांड आया आपके घर में, कभी कोई ब्रांड आया, ऐसा भी हो जाता है, राइट? समटाइम्स पीपल आर वेरी रिजिड, सम पीपल वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो यही ब्रांड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू लुक एट टाटा, आशीर्वाद आटा, ओके सपोजिंग, तो कोई बोलता है नहीं हमको तो आशीर्वाद ही चाहिए, कोई बोलेगा नहीं ये ये दूसरा है, लेट्स से फॉर्च्यून है, नया है, कोई बात नहीं, ये कितना 30 रुपीज कम में मिल रहा है या 20 रुपीज कम में मिल रहा है 10 किलो का पैकेट, तो ठीक है हमको ये चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आर देयर, बट देयर आर मेनी कस्टमर्स हु विल चेंज बिकॉज ऑफ द प्राइस, है ना? दे विल यस स्विच सर। ओवर बिकॉज ऑफ द प्राइस। लेट मी शो यू वन सिनेरियो। जरा इसको देखिए, आई एम ओपनिंग द प्राइस डेटा, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है यूएस व्हीट फ्यूचर्स, ओके, ये यूएस में ट्रेड हो रहे हैं, एंड व्हीट के फ्यूचर्स, फ्यूचर्स यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, और राइट में आपको प्राइस दिख रहे होंगे। चार्ट देखना तो आपको आता ही है, राइट? डू यू सी व्हाट काइंड ऑफ प्राइसेस आर देयर? भाई नीचे देखिए, 2020 में यहाँ क्या प्राइस दिख रहे थे आप, और बीच में जी यहाँ सर, पर क्या प्राइस हो गए थे? यू सी दैट मल्टीप्लाइड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये डॉलर्स में प्राइस है? डॉलर्स में, अच्छा। हाँ। है ना? बढ़ गया था ना बहुत। अभी वहां बहुत से गिर ज्यादा। गया है, लेकिन गिरने के बाद भी ये जो बॉटम है यहाँ से, अभी भी इसका उसका डबल है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, करेक्ट? हाँ। तो ऐसे में जो इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है उसको तो काफी मतलब प्राइस बढ़ गया ना उनका। हाँ बिल्कुल, उनका प्रॉफिट है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इन द मार्केट ऑल्सो जो आटे वाले हैं उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ाए यस सर। हैं, कुछ कुछ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट में प्राइस बढ़े ना, इवन लूज ग्रेजुअली। जो ब्रांड होते हैं उनमें भी प्राइस बढ़ते हैं। करेक्ट, बट प्राइस नॉट एट बढ़े। दिस स्पेस, है ना? इस स्पीड से नहीं बढ़े, लेकिन बढ़े, राइट? यस। ओके, सो ऐसे में हेज करना काफी जरूरी होगा। दैट मीन्स ये द प्रोड्यूसर ऑफ दैट आइटम इज हेजिंग बाय गोइंग लॉन्ग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। हमको हम ये कह सकते हैं दे आर गोइंग लॉन्ग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, और दे आर बाइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं, ओके? और जो फार्मर है वो बेसिकली शॉर्ट कर रहा है। डू यू सी, इजंट द फार्मर शॉर्ट सेलिंग? देखिए, शॉर्ट सेलिंग तो यही होता है ना, यू आर सेलिंग समथिंग दैट यू डू नॉट ओन yet, or you are selling something that you expect to own in the future, or you are यस। borrowing something and selling it, यही होगा ना शॉर्ट सेलिंग। यस सर। यानी आपके पास है नहीं, आप बेच रहे हैं। अब वो क्रॉप भी उसके पास कहाँ है? चना रेडी थोड़ी हुआ है अभी जो फार्मर के पास है, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। लेकिन अभी है तो नहीं ना चना, अभी तो पैदा, अभी तो वो पूरा तो वो पैदा हो चुका है ना, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ना। यस। जिस कंडीशन में अभी है वहां तो नहीं बिक सकता ना, isn't it? यस सर। और 2 महीने 3 महीने बीतेंगे एंड देन इट विल बी रेडी। तो इसका मतलब उसने शॉर्ट सेल किया है और दूसरी पार्टी ने इसको लॉन्ग किया है। यानी कि ये जो हेजर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये अगर दोनों पार्टीज हेजर है तो भी चल सकता है। दैट मींस द फार्मर इज आल्सो हेजिंग एंड दैट अदर पार्टी इज आल्सो हेजिंग बिकॉज़ दे आर यूजिंग इट एज अ रॉ मटेरियल, दे आर द यूजर ऑफ इट, राइट? और ये भी हो सकता है कि एक आदमी या एक पार्टी इसमें हेजर है, दूसरा पार्टी स्पेकुलेटर है, इजंट इट? जैसे कि फार्मर जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है किसी होलसेलर के साथ या ट्रेडर के साथ, मिडलमैन के साथ, तो वो पार्टी तो स्पेकुलेटर हो गई, राइट? मेक सेंस? यस सर। अब जरा सोचिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पेकुलेटर? इज द स्पेकुलेटर डूइंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट, या केवल हेजर्स ही होते तो भी काम चल जाता? जरा सोचिए, वो पार्टी जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने 50 टन लेना था, राइट? यूजर है वो, यानी कि हेजर है, और फार्मर के पास 100 टन होता तो क्या होता? 50 टन तो हेज कर लेता,
तो बाकी 50 टन का कैसे करता है hedge? You see what I mean? The farmer was willing to transfer his risk, and the other hedger, who is the user of chana, is willing to take that risk at the same time. जो रिस्क उस पार्टी का है वो फार्मर का आ गया. दैट इज बेसिकली दोनों ने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया, दोनों के लिए प्राइस लॉक इन हो चुका है, अब उनको रिस्क है नहीं, नलीफाई हो गया उनका रिस्क. ओके, लेकिन जो बाकी की क्वांटिटी है वो कैसे हेज करेंगे अगर हेजर अवेलेबल नहीं है दूसरी दूसरी तरफ? ऐसे में स्पेकुलेटर काम आएगा, isn't it? You see, speculators are willing to take the risk. Yes or no? स्पेकुलेटर रिस्क को लेने को तैयार है. एट द सेम टाइम स्पेकुलेटर्स के कारण क्या होगा? देयर विल बी लिक्विडिटी इन द मार्केट और वॉल्यूम्स. ओके, मोर ट्रांजैक्शंस विल हैपन, तो कभी भी आप आसानी से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, isn't it? तो सर ये स्पेकुलेटर ये तीसरा या कोई चौथा पार्टी बनकर आएगा वहाँ? तीसरा चौथा मतलब? मतलब फार्मर 100 टन बेचने को तैयार है और एक तरफ पार्टी ए है जो 50 टन कंज्यूम कर सकता है, उसने बोला है कि हम वो खरीद. हेजर हो गया, राइट? हाँ वो हो गया. फिर बचा तो जो फार्मर के पास 50 टन है, तो उसको तो किसी दूसरी पार्टी के पास जाके बेचना करेक्ट. पड़ेगा. और वो होगा स्पेकुलेटर, है ना? हाँ अगर उतने ही हेजर दूसरी तरफ भी नहीं है, यानी दोनों तरफ इक्वल हेजर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हाँ. तो होगा नहीं हमेशा, isn't it? यस सर. तो हमें स्पेकुलेटर की जरूरत है. So basically, there are three types of participants in this market. One is the hedger, another one is the speculator, sorry, and another one is the arbitrager. Okay? एक आर्बिट्राजर भी होता है. आई थिंक आर्बिट्राज हमने डिस्कस किया भी था आईएफएम मॉड्यूल में. यस सर. एनीवे उस पर भी आएंगे बीच में. सो विच मीन्स ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको यूज करते हुए कोई भी इसमें जिसको भी, चाहे वो प्रोड्यूसर है उस चीज का, चाहे वो उस चीज का स्टॉक रखता हो, दोनों ही, या चाहे वो उसका यूजर हो, ये सभी तरह के लोग हेज कर सकते हैं. हेज भी कर सकते हैं, स्पेकुलेट भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट आर्बिट्राज भी कर सकते हैं. इसका नाम फॉरवर्ड क्यों पड़ा? Probably because the settlement is happening at a future date, है ना, उसको सेटलमेंट बोलते हैं. यानी जो मेच्योरिटी डेट है उस दिन एक पार्टी डिलीवरी देगी, दूसरी पार्टी पैसा देगी, isn't it? यस सर. यही काम बाकी रह गया उस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट. नाउ दैट इज हैपनिंग एट अ फ्यूचर डेट, देयरफॉर इट इज नोन एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पर हमने जो एसेट लिया दैट वाज चना. नाउ देयर कुड बी एनीथिंग एल्स, और इस एसेट को बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट. ओके, सो द अंडरलाइंग कुड बी एनीथिंग एल्स. कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी हो जो भी अलाउड है, और इट कुड बी मेटल्स लाइक स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, सारे बेस मेटल्स. इट कुड बी बुलियन, मतलब प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं, प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम. ओके, इंडिया में मेनली गोल्ड और सिल्वर है प्रीशियस मेटल्स में. एनर्जी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस. ओके, एंड इट कुड बी इवन करेंसी और एनी अदर एसेट. ओके, डेरिवेटिव्स जैसे कि आप वेदर की बात कर रहे थे उसके भी होते हैं. डेरिवेटिव्स और भी चीजों के होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने से भी रिस्क होता है किसी को, बिकॉज देयर इज अ रिस्क. वेदर से सर कैसा डेरिवेटिव? वेदर का भी होता है, विल कम टू दोस डिफरेंट वंस. अभी देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर अगर खराब हो जाए या वेदर सही रहे, isn't it? These are also known as, ये जो नए हैं ना थोड़े, जो ज्यादा पुराने नहीं हुए अभी, पुराने मतलब कई साल हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर मच मच यंगर देन अदर डेरिवेटिव्स. इन सबको एक्सोटिक डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. ओके, देयर इज अनदर डेरिवेटिव ऑन समथिंग कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स. कार्बन क्रेडिट भी एक एसेट होता है. हैव यू हर्ड ऑफ कार्बन? ये नाम से क्या लगता है आपको? कार्बन क्रेडिट किससे रिलेटेड होगा?
For that we'll need to understand that asset, है ना. Basically that is related to emissions, है ना. ये जो होता है ना gases, जो pollution हो रहा है, pollution, right? उससे related है. But I'll come to that one later to explain to you how it may work. लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि आपने देखा होगा लाइक लेट्स से मेट्रो, है ना. मेट्रो आजकल कई सिटीज में स्टार्ट हो गया इंडिया में. अर्लियर लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक इट वाज स्टार्टेड इन कोलकाता, लेकिन बाद में वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ कई सालों के बाद, और दिल्ली में वो काफी बड़ा बनाया गया उसको, राइट. तो सबसे बड़ा दिल्ली वाला मेट्रो बन गया, राइट. अभी कई सारे सिटीज में बन गया. क्या आपको लगता है ऐसे कि ये जो मेट्रो है, जो भी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है या कोलकाता का हुआ, जहां भी जिस सिटी का भी हो, क्या आपको लगता है कि ये एमिशंस को, यानी एक तरह से वो जो गैसेस एमिट होती है ना, पोल्यूशन जो होता है, क्या उसको कम करने में मदद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? डज इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ द हार्मफुल गैसेस? अरे आप लोगों में से कोई भी मेट्रो में ट्रेवल नहीं करता? I mean, don't you think? Yeah, Baba. You want to say something? सर थोड़ा सा तो हेल्पफुल है. Helpful है, so certainly it is helpful, sir, because हर किसी के पास अपना vehicle नहीं है, and also it's quite convenient. Yeah, and many people are doing what? You know, they would drive to the metro station. वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी रख के Correct. मेट्रो से जाते हैं. बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर अपना ड्राइव ना करके रिक्शा लेके या ऑटो लेके मेट्रो स्टेशन तक गए. जो लोग नजदीक में रहते हैं वो पैदल जाएंगे वहाँ पे, राइट. And sir, especially sir in Delhi, I would say कि बहुत कम होता है अब तो that we need to take a rickshaw या फिर कोई भी auto, because सब walking distance पे है, like 5-7 minutes की walk है, and Correct. we can easily take a metro and go wherever Yeah. we want. So in other words, basically, instead of using your own vehicle or any other vehicle for that purpose, आप जितना डिस्टेंस आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो उतना आप पोल्यूशन कम करने में मदद कर रहे हैं, Certainly. है ना. सो ये तो एक तरीका हुआ करने का. दूसरा, और भी कई सारे ऐसे तरीके हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास जो प्रोडक्ट है, जैसे आप एक गाड़ी बनाते हैं, उसका जो भी एमिशंस होते हैं उसमें से, अगर आप उस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करते हैं और वो एमिशंस कम हो जाते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एमिशंस, इजंट इट? Sir, nowadays I have also seen that people taking EV vehicles, EV cars, यस, to avoid pollution. So this is also a step taken by Exactly. many companies, so that they have started taking out their EV editions. So if we see, even Tata company has started, Tata Motors, एग्जैक्टली. even companies like Audi have started making their EV models now. So if they are investing more in that means they Mhm. are helping in reducing the emissions. Certainly. Then also think of it like this: अगर supposing पेड़ लगाए जाए ना, so they are planting trees. Does that also help in balancing it, Yes, sir. isn't it? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट्स भी कर सकते हैं. इंडिविजुअल तो कर ही सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी कर सकते हैं, in order to reduce the emission levels and thus help the entire planet, isn't it? पूरी अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को मदद कर रहे हैं वो, राइट. तो जरा सोचिए, सॉरी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ओके, और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एमिशंस तो होंगे ही, यानी कि पॉल्यूशन तो होगा ही. तो क्या जो लोग उस एमिशन को कम करने में मदद कर रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं इस पे ध्यान, दोनों को एक तरह से ट्रीट करना चाहिए, या No, sir. है ना, जो एमिशंस कम करने में मदद कर रहे हैं, क्या उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, Yes. है ना, यानी कुछ तो एनकरेजमेंट हो. और जो लोग नहीं कर रहे, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर होना चाहिए कि वो करना शुरू करें, राइट. तो ऐसा ही कुछ है इसमें भी. बहुत सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स ने मिलजुल कर ये सब चीजें डिस्कस करी एंड दे डिसाइडेड कि इसमें हम कुछ कोटा रख देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंट्री में अगर आप देखें तो इतना एमिशन कर सकते हैं, ओके. तो कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, राइट, प्रोड्यूसर, अब उसको अगर प्रोडक्शन करना है और वो उसको जितना कोटा उसको दिया गया है कि कितना वो एमिशंस कर सकता है,
यानी कितनी इस तरह की हार्मफुल गैसेस वो छोड़ सकता है एनवायरनमेंट में। अगर उतना हो गया तो आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे में वो क्या करें? तो प्रोडक्शन बंद रखेंगे क्या? राइट, तो ऐसे में क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। मतलब ये है कि इसको ये किसी और से खरीद सकते हैं, एक तरह से एक राइट मिल गया उनको एमिट करने का। किससे खरीदेंगे? उन कंपनी से या उन ऑर्गेनाइजेशन से जिनको ये कार्बन क्रेडिट मिले होंगे, और मिले उनको होंगे जैसे कि डेली मेट्रो, इस तरह के काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनको कार्बन क्रेडिट मिले होंगे। राइट, मतलब उन्होंने एमिशंस कम करने में मदद करी, तो उनको मिला एक सर्टिफिकेट। ये कार्बन क्रेडिट क्या है? बेसिकली सर्टिफिकेट। हु गिव्स इट? this is given by the United Nations. All right, United Nations is giving this certificate, which means that this organization has done something about improving the environment, isn't it? ये देखिए ध्यान से, I will show you here. हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की। ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स अप हियर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा है कि इन्होंने सेल किया। डू यू रियलाइज दिस? क्या लिखा है सबसे ऊपर देखिए? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सोल्ड 3.55 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन दिस पीरियड, 2012 से 18 के बीच में, अर्निंग 19.5 करोड़ रुपीस। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको क्रेडिट्स मिले थे जिसको इन्होंने सेल किया, इजंट इट? ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन 2011 दिल्ली मेट्रो फर्स्ट रेलवे टू अर्न यूएन कार्बन क्रेडिट्स। ये देखिए, इनको कार्बन क्रेडिट्स मिले और फिर इन्होंने उसको बेचा भी। ये देखिए, Delhi Metro has become the world's first railway network to earn carbon credits from the UN for cutting this thing the emissions of the greenhouse gas, right? Greenhouse gas emissions. ये लिखा भी है इन्होंने क्या मदद किया इसमें, reducing pollution level in the city by 6,30,000 tons a year। ये तब की बात है 2011 में। Sorry, अभी और भी कर चुके होंगे। तो इनको क्या हुआ? If not for the metro, the 1.8 million, whatever it is, इनको मिले ये credits। This mechanism is run by UN. Okay, this is a UN run scheme called the Clean Development Mechanism, CDM. I hope you all have understood how does it work. Yes, sir. Yes. So if an organization has done something for this, the UN is giving them these credits, और फिर जिसको उस credits की जरूरत है वो उनसे खरीद सकते हैं। तो क्या ये एक एसेट नहीं हुआ? तो सर इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? वही डिमांड सप्लाई। अच्छा, ठीक। वो मार्केट में फिर एक्सचेंज में आके लिस्ट होता है। Yes, yes. Price will be determined by demand and supply. I hope ये आपको समझ आ रहा है that this is also an asset. यस सर। लेकिन अब ये एसेट है ना, तो इसका भी डेरिवेटिव होता है। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह का एक डेरिवेटिव होता है जिसको बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। नाम आप लोगों को पता ही होगा। यानी कि जब ये कहीं और ट्रेड होता है एक्सचेंज पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होता है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके, ये देखिए अभी देखते हैं, वेट अ मोमेंट। कार्बन एमिशंस फ्यूचर्स लिखा है यहाँ पे, ये जरा देखें। देखिए क्या लिखा है, $89.07 में है ये प्राइस। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी दिस एंड दिस इज द चार्ट years, और you could view the maximum also जब से यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है। Charts, let's see, wait a moment।
ये देखिए, दिख रहे हैं आपको प्राइजेस, isn't it? ये ट्रेड हो रहा है ना, पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी अभी वो पूरा नहीं खरीद रहे हैं, आगे चल के खरीदेंगे। ठीक उसी तरह जैसे वो हेजर है, अभी हम बात नहीं कर रहे थे हेजर की, लाइक दैट द प्रोड्यूसर ऑफ बेसन या आटा, वो वीट का या चने का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है, बोलता है आई एग्री टू बाय। सिमिलरली जिसको आगे चल के जरूरत होगी, आपको मालूम है, आपकी कंपनी को मालूम है कि आगे कई महीने में हमें जरूरत होगा, तो आप अभी से उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब या कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेंगे ना, पूरा पैसा भी देने की बजाय। मेक सेंस? यस सर। सर फिर ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कोई जो प्रोडक्शन हाउस मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा हो कंपनी और उसका कार्बन क्रेडिट है नहीं, मतलब अभी इस टाइम वो मतलब सही चल रहा है उनका एमिशन, राइट, बट वो फिर भी खरीद खरीद के इसको एसेट के रूप में मतलब रख रहे हैं, उसके बाद शायद इसका यूज करेंगे। अच्छा, अभी उसका उनको प्राइस, जरूरत है नहीं पर वो खरीद के रख रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। हो सकता है। लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिकली look at any business, most of the businesses would not like to even keep a lot of inventory of their stock, isn't it? तो इतना पैसा लगा लगा के कितने बिजनेस रखेंगे? ये वही रख सकते हैं जिनके पास पैसा काफी सारा रखा है ना, कैश है बहुत सारा उनके पास। और हर बिजनेस में तो ऐसा होता नहीं है, लिक्विडिटी चाहिए होती है ना, हाँ ये तो है। है ना। अगर आपको बोला जाए कि लेट्स से आप क्रूड ऑयल का बिजनेस करते हैं, यानी आप खरीदते हैं और आगे उसको आप बेचते हैं। अगर आपको एक महीने में, सपोजिंग आप एक महीने का खरीदते हैं एक बार में, और एक महीने में अगर आपको चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल 10 मतलब लेट्स से आपको 5,000 बैरल चाहिए होते हैं, ठीक है, जितना भी प्राइस का होगा, तो आपके लिए आसान तो होगा नहीं कि आप 20, 25, 30 हजार बैरल खरीद के एक बार में रखेंगे, इजंट इट भाई? एक तो कैपिटल चाहिए उसके लिए, दूसरा उसको आपका स्टोरेज चाहिए उसकी, राइट? तो नॉर्मली अगर आप एक दो महीने का खरीद के रखते हैं, तो आपको बोला जाए 6 महीने का खरीद के रखो, एक साल का रखो, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरीबडी, इजंट इट? यस सर। और एवरीबडी विल नॉट लाइक टू डू दैट। इनफैक्ट ज्यादातर बिजनेस में तो क्या होता है कि वो पैसे को रोटेट करते रहना चाहते हैं ना, ताकि उनको जितना पैसा उनके पास है कैश है उसमें मैनेज होता रहे काम, राइट? तो ऐसा लोग शायद कम करेंगे कि वो कार्बन क्रेडिट्स को खरीद के अभी अभी रख लें। वही कर सकते हैं जिनके पास उतना पैसा है और उनको लगता है दैट इन द फ्यूचर दे विल नीड इट, देन दे विल डू इट, नो डाउट। ओके, यस सर। ऑलराइट, सो दिस ये इसमें अंडरलाइंग बन गया आपका कार्बन क्रेडिट, राइट? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ थिंक ऑफ क्रूड ऑयल, जैसे आप बोल रहे थे। नाउ क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है? किसको लिया जाए बताइए? क्या हम एक प्रोड्यूसर को लें या एक ट्रेडर को लें? बताइए, कोई भी एग्जांपल बोलिए, या हम एक यूजर को लें, जिसको भी आप चाहे हम ले, उसको लेते हैं, देन लेट्स बिगिन। चलो, सो एयरलाइन इज व्हाट? एयरलाइन इज अ यूजर, है ना, मतलब कंज्यूमर और द यूजर ऑफ दैट फ्यूल। अब एयरलाइन को क्या रिस्क होगा? करेक्ट, प्राइस रिस्क। दैट मीन्स द प्राइस में राइज, ये रिस्क है ना उनका, फॉल होने का नहीं है ना रिस्क। करेक्ट, फॉल होने से तो खरीद देंगे सस्ते में, बट रिस्क ये कि बढ़ ना जाए। तो अभी जहां भी चल रहा है, अगर करेक्ट, राइट, करेक्ट, वो जितने भी टाइम के लिए करे, कोई 3 महीने के लिए कर लेगा, कोई 2 महीना, 1 महीना, कोई 1 साल, 2 साल, है ना, डिपेंडिंग ऑन। हाँ, वो लोग ज्यादा टाइम के लिए करेंगे, वो लोग ज्यादा टाइम के लिए करेंगे। करेक्ट, ओवर द काउंटर। करेक्ट, so this kind of a thing, exactly, so these are over the counter. In fact,
जब हम फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात करते हैं, ओके, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये जब एक्सचेंज पे ट्रेड होता है ये बन जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो हियर वी कैन सी दीज आर द डिफरेंसेस। ये देखिए राइट में देखिए, दिस इज ओवर द काउंटर, ये जो होता है, वेट अ सेकंड, ओटीसी और ओवर द काउंटर, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, करेक्ट। जैसे आप बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट ने किया 5 साल के लिए, दैट इज ओवर द काउंटर। हमने देखा, हमने बोला वो चना है और एक वो फार्मर है दूसरी एक पार्टी के साथ उसने एंटर कर लिया, दैट इज ओवर द काउंटर, दैट इज बिटवीन टू पार्टीज। रशिया के साथ कोई डील कर रहे हैं, वट एवर इट इज, आई मीन दैट इज ओवर द काउंटर बिटवीन टू पार्टीज, ओके। And these could be done on smaller scale, smaller time frames, longer time frames, depending on the requirement. अब कोई छोटा प्लेयर होगा इसमें, तो वो हो सकता है कि अभी कुछ महीने के लिए करेगा, राइट, करेक्ट। और जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और लॉन्ग टर्म के लिए है, वो मोस्टली द बिगर प्लेयर्स, दे विल डू इट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम फ्रेम ऑल्सो। तो कहने का मतलब क्या हुआ हियर, इफ यू आर द यूजर ऑफ क्रूड, जैसे कि साउथ वेस्ट आपने बताया, एयरलाइंस, कोई भी हो एयरलाइंस, उन्होंने एंटर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम क्या लिखेंगे कि वी एग्री टू बाय दिस एट सो एंड सो डेट, है ना। ये अलग अलग, यस, एंड दे विल पुट डिफरेंट डेट्स, ओके। इट इज नॉट दैट दे आर गोइंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द एंटायर थिंग एट वन टाइम। उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हर महीने की डेट भी हो सकती है, हर दो दो महीने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, isn't it? Yes, that means basically, again that depends on whether you are trading a future contract or a forward contract. क्या होता है, और भी डिफरेंस है, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप डिलीवरी से सेटलमेंट करेंगे या कैश में करेंगे, ये चॉइस है आपके पास, राइट। यूजुअली लोग उसमें डिलीवरी रखेंगे कि ठीक है ये डेट पे हमें डिलीवरी देना है, दूसरा पार्टी बोल रहा है ये डेट पे हमें डिलीवरी लेना है और हम पेमेंट करेंगे, ओके, इज इट ओके। Sorry. So you see, uh, one moment. Yeah. So when we do it on the exchange, what happens? जैसे फ्यूचर पे हम गए, तो फिर क्या होता है कि वहां पर ये एक्चुअली होता क्या है, फॉरवर्ड जो ओटीसी है ना, वो कस्टमाइज होता है, कस्टमाइजेबल, यानी दोनों पार्टीज अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं। तो सेम इज ट्रू विद सेटलमेंट ऑल्सो। वो बोल सकते हैं भाई हम या तो हम डिलीवरी में करेंगे, ठीक है फाइन, डिलीवरी देंगे। और कैश में करने का मतलब क्या हुआ, सो डिलीवरी में करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल सेटलमेंट, ओके, फिजिकल सेटलमेंट। और कैश में करते हैं तो कैश सेटलमेंट। सो व्हाट डज कैश सेटलमेंट मीन? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, यानी डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, है ना, जो भी डिफरेंस है प्राइस का, दैट विल बी पेड एंड रिसीव्ड। M2M होगा ना सर फ्यूचर में? हाँ, जो भी M2M बनेगा उस टाइम पे तो क्लोज हो जाएगा, तो जितना भी बनेगा उतने में आपको सेटल करना होगा। हाँ हाँ। Okay, now when it comes to the future contracts, then it is standardized, यानी सबके लिए एक ही जैसा होगा जो वहां पे अलाउड होगा। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, देखो जो उसमें है कॉन्ट्रैक्ट, हम्म, नो नो, दैट्स राइट, वो तो WTI की बात कर रहे हैं आप, राइट। लेकिन हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि उसमें डिलीवरी होगा। कुछ में डिलीवरी होते हैं, कुछ में नहीं होते डिलीवरी, ओके।
एग्जैक्टली जो इंडिया में होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, जो इंडिया में होता है, करेक्ट करेक्ट, इंडिया में जो होता है उसमें डिलीवरी नहीं है, कुछ में डिलीवरी है ना। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको भी ज्यादा इंटरेस्ट होगा आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। दो राइट नाउ वी आर डूइंग ओनली डेरिवेटिव्स, अब जब आप कमोडिटीज करेंगे उसमें भी ओवरलैप होगा, क्योंकि कमोडिटीज में डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है एक्सचेंज में, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको उसमें, क्योंकि डेरिवेटिव्स ही यूज होते हैं, इसीलिए दोनों टॉपिक्स ओवरलैप करेंगे। तो एग्जैक्टली देखिए मैंने यहाँ पर एक एक्सचेंज का वेबसाइट खोला है, ओके। देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्सचेंजेस, जो सबसे बड़े बड़े एक्सचेंज है, one is MCX, another is NCDEX, and नहीं लेकिन अलग अलग कमोडिटीज हैं, ओके। MCX, करेक्ट करेक्ट, कुछ कमोडिटीज एक एक्सचेंज पे ज्यादा ट्रेड होते हैं, कुछ दूसरे पे होते हैं अभी, या एंड BSE is also into commodities now since few years। अब ये देखिए हो गया, आई थिंक 3-4 साल हो गए ऑलमोस्ट। नहीं डेरिवेटिव्स भी है, डेरिवेटिव्स भी है। ये BSE की साइट पे आप जाएंगे, इधर भी आपको मिल जाएगा। एंड लेट अस गो टू दिस फर्स्ट। ये देखिए, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ये NCDX है, ओके। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे होंगे ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, चना, बार्ले, बाजरा, व्हीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मूंग एंड ऑयल सीड्स आर देयर, कपास, कॉटन वगैरह वगैरह, ये सब कई तरह के आप देख रहे हैं। करेक्ट, वो MCX में भी होता है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस। फॉर इंस्टेंस हम चना पे करते हैं क्लिक, किसी पे भी कर लीजिए, चलो चना पे करते हैं। नाउ वी विल लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। ये इसका ओवरव्यू है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये हम सिर्फ डेरिवेटिव को देख रहे हैं अभी, नॉट एग्जैक्टली कमोडिटी। सो इट्स ओपनिंग हियर, आई विल शो यू इन अ मोमेंट व्हाट इज मेंशन्ड देयर। ये देखिए, इसको मैं अभी जूम इन कर देता हूँ। ये इसके कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस, पढ़ पा रहे हैं? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, डिलीवरी लॉजिक, कंपल्सरी डिलीवरी। दिख रहा है सबको, मैंने हाईलाइट कर दिया इधर राइट में, देखिए ऊपर की तरफ, यस सर। राइट में डिलीवरी लॉजिक, कंपल्सरी डिलीवरी, दैट मीन्स इसमें डिलीवरी करना ही होगा। Those who are holding on to the contract, they will have to deliver, I mean if they are the seller, and if they are the buyer, they will have to take the delivery, okay। और अगर डिलीवरी होगी तो उस जगह भी जाना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिस इसका बीकानेर है, और एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स भी हैं जयपुर, इंदौर एंड अकोला। आई थिंक अकोला इज इन महाराष्ट्र, राइट, मे बी। तो ये जगहों पर इसके डिलीवरी सेंटर्स हैं, सो द फार्मर हैज टू गो देयर टू डिलीवर दिस, एंड जो भी इसको ले रहा है उनको वहां से लेना पड़ेगा। ये डिलीवरी सेंटर एक्सचेंज के होते हैं, ओके, जहाँ पे क्या होता है, एक्रेडिटेड वेयर हाउसेस, एक्रेडिटेड वेयर तो सर हाउसेस। तो सर जो लोग इसमें ट्रेड लेते होंगे उनका ये इतना मतलब बिजनेस होता ही होगा ना फिर, मतलब इस उस कमोडिटी का। हाँ वेरी गुड, यस। अब जो इसमें डिलीवरी लेगा तो वो कौन होगा? इट वोंट बी लाइक यू एंड आई, राइट। हाँ मतलब जिसको वो आगे मतलब उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, है ना। प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। हाँ वो होलसेलर भी हो सकते हैं, हम्म। वो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, मतलब जो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे, है ना, कोई भी हो सकते हैं, यानी उनका बिजनेस है, राइट। और उनको तो आगे लेना ही था, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। वन मोमेंट, बस गिव मी अ फ्यू सेकंड्स गाइस।
ओके सॉरी गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपने देखा चने का, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें डिलीवरी है। नाउ आई एम गोइंग टू दिस MCX। ओके, यहाँ मैंने ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। सो देयर आर नंबर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू कैन सी हियर। जैसे कि ये लीजिए, हमने गोल्ड पे क्लिक किया। ओके, सो द डिटेल्स ऑफ, वेरी गुड, गोल्ड में भी आपका डिलीवरी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्यूचर्स पे, ये वाला फ्यूचर्स लीजिए, इस पे क्लिक करिए एंड यू विल गेट द डिटेल्स ओवर हियर। ये इसके डिटेल्स आ गए आपके सामने, ये देखिए। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द डिलीवरी राइट नाउ, तो हम हर एक चीज में नहीं जा रहे। ये देखिए, डिलीवरी यूनिट 1 किलोग्राम लिखा है और सेंटर्स लिखे हैं, लिखे हैं ना। एक तो लिखा है ये डिलीवरी सेंटर्स में डेजिग्नेटेड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज एट अहमदाबाद, और दूसरा क्या है, एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स एट, ये सब देख रहे हैं आप लोग, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। ये सब जगहों पे इनके एक्रेडिटेड वेयर हाउसेज हैं। सो यहाँ पर आपको डिलीवरी मिल सकता है। बट एज व्हेन यू लुक एट क्रूड ऑयल, जैसा आपने अभी बोला था, क्रूड ऑयल जैसे संकेत ने बोला, ओके, नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट इट इज नॉट हैविंग डिलीवरी, इट इज हैविंग कैश सेटलमेंट ओनली। ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है सेटलमेंट मैकेनिज्म, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सेटल्ड इन कैश। डू यू ऑल सी दैट? यस सर। मतलब क्या हुआ, जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, सपोजिंग आपने खरीदा 7,900 में, और अभी प्राइस हो चुका है 8,000, तो आपको 100 रुपए पर बैरल क्रेडिट हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा आपको। ओके, मेक सेंस? और ये डेट जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे इंडिया में, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 5 साल 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं अवेलेबल हैं यहाँ पर। यहाँ तक ये जितने भी चलेंगे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल आप एंटर कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के डेट्स दिए हुए हैं, कौन सी डेट को ये शुरू होगा, कौन सी डेट को ये एक्सपायर होगा। हाँ अभी लेंगे, अभी ले रहे हैं, अभी डोंट वरी। एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा हूँ अभी, उसके बाद हम ब्रेक कर रहे हैं। नाउ देयर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन दी, आई मीन देयर आर मोर डिफरेंसेस आल्सो, लेकिन अभी एक डिफरेंस को हम देखते हैं, अब दो को देखते हैं अभी। एक तो काउंटर पार्टी रिस्क की बात हमने करी थी, राइट? यस सर। देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप बोल रहे थे कि अगर दूसरी पार्टी ने नहीं दिया डिलीवरी, या दूसरी पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया, तो क्या होगा? तो मैंने आपको बोला था यू कैन स्यू देम डेफिनेटली, बट वो लंबा प्रोसेस होता है, हर कोई उसमें थोड़ी जाना चाहता है, राइट? कौन जाना चाहता है उसमें? बट when you talk about a future contract, there is something called a counterparty guarantee. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गारंटी है, that means if the other party does not pay, you still receive your money, right? Make sense? तो का right, exactly. हाँ, that's what I'm telling you कि ये जो एक्सचेंज पे जो होता है उसमें क्या मैकेनिज्म होता है। एक्सचेंज का एक क्लियरिंग हाउस होता है, ओके, ऑल द एक्सचेंजेस हैव देयर ओन क्लियरिंग हाउसेस। तो इनडायरेक्टली वो एक्सचेंज ही कर रहा है एक तरह से, राइट? दे आर प्रोवाइडिंग यू काउंटरपार्टी गारंटी, ओके, दैट मींस दे आर गिविंग a guarantee that you will get your money, okay? लेकिन वो कैसे दे रहे हैं गारंटी? ऐसी तो नहीं दे सकते, कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, कैपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट। तो बेसिकली उसके लिए क्या होता है ना, ये देखिए ध्यान से, कुछ फंड्स होते हैं, राइट? देयर इज सम फंड दैट दे हैव क्रिएटेड, लेकिन उससे पहले भी उसको रोकने के लिए करते क्या है? ये करते हैं नो मार्जिन,
मार्जिन रिक्वायर्ड, हाँ। Okay, so when you are trading नहीं होता पूरा, करेक्ट करेक्ट, बट ये कोलेटरल की तरह काम सिक्योरिटी करता है मनी ना। सर एक ऐड करवा लेते हैं। हाँ, बेसिकली अरे पूरा ही मिलेगा भाई, तो परसेंटेज क्यों मिलेगा? देखो पहली बात तो इसको रोकने के लिए इसी को देख लेते हैं ना, अभी देखो हाँ, मतलब आपको नहीं नहीं वो काउंटर पार्टी है, काउंट नहीं, सॉरी काउंटर पार्टी नहीं, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इसीलिए उसको सेंट्रल काउंटर पार्टी भी बोलते हैं। ओके, मतलब कि आपको दूसरे बायर सेलर से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, आप उसको जानते भी नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है उससे, राइट। आपके लिए काउंटर पार्टी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो देगा, कैसे देगा देखिए ध्यान से। हियर आई एम यूजिंग दिस ब्रोकर साइट, ये कोई भी साइट आप यूज कर सकते हैं, किसी की भी, एक्सचेंज की भी यूज करिए। हियर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस मार्जिन कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पे देखिए ये कमोडिटीज लिखा है। यस सर। नाउ व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, क्रूड ऑयल पे आते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रूड ऑयल। अब ये अभी अप्रोक्सीमेट ले लो, यहाँ पे जो प्राइस लिखा है 7477 है 100, और ये अच्छा एक और मैंने क्या बोला था आपको, स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम होंगे सबके लिए, तो ये क्वांटिटी भी सेम होता है, विच इज नोन एज लॉट साइज। ये देखिए 100 बैरल्स का लॉट साइज है, दैट मीन्स अगर ये आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मर्जी क्वांटिटी लिख सकते हैं, बट व्हेन यू आर परचेजिंग और सेलिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको 100 बैरल के कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी में ही करना पड़ेगा, एंड मल्टीपल्स, मतलब आपको अगर 1 लाख बैरल करने हैं तो आपको 1000 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, राइट। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में काम हो जाएगा आपका, राइट। और 100 क्यों, आप 50 भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें 100 के मल्टीपल में होगा। जिस भी क्वांटिटी, जिस भी कमोडिटी का आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबका लिखा हुआ है इधर लॉट साइज, लाइक एल्यूमिनियम इज 5 metric tons, ओके, करेक्ट। ओके, अब देखिए सामने देखिए, तो अगर 7477 इसका प्राइस है, देन इसका ये हो गया लगभग 7,40,000, राइट, 7,47,000, राइट, लगभग 7.5 लाख। टोटल वैल्यू, राइट, यस 7.5 लाख हो गया सब। अब ये देखिए मार्जिन इसका मार्जिन है 23882, ओके। अब सपोजिंग किसी ने इसको 7,500 में बाय किया और ऊपर जाने की वजह उसका प्राइस नीचे चला गया, उसको अगर सपोज करते हैं कि बड़ा सा लॉस, सोचो कि बड़ा सा लॉस हो जाए, यानी यहाँ से अगर 1,000 रुपीज प्राइस गिर जाए तो उसको लॉस होगा 1 लाख रुपए का, आराम से, हाँ 1 लाख। तो क्या इस 238 में इतनी ताकत है कि आप 1 लाख रुपए काट के उसको पूरा कर सकते हैं? आई मीन जो आपने मार्जिन रखा हुआ है 2,38,000 का, इज दैट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ दिस? यस सर। बिल्कुल, यानी कि उस पैसे को ब्रोकर डिडक्ट कर लेगा मार्जिन में से, इज इट करेक्ट? पर सर टाइम टू टाइम ये मार्जिन भी और बढ़ता चला जाएगा। यस, वेरी गुड, बल्कि इससे भी सेफ रहेगा ये, कैसे? हाँ, दैट एवरी डे, क्योंकि इंट्राडे में भी मैंने जब ट्रेड करे हैं कुछ, तो वो मेरे अकाउंट में बता देता कि आपके पास इतना नहीं है, तो आप एग्जैक्टली जल्दी से मनी ऐड करिए। एग्जैक्टली, ये जो मार्जिन है ये रेगुलरली अपडेट होता है, रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, हाँ। ओके, मार्क टू मार्केट मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन बोलते हैं इसको। यस सर। दैट मींस अब वो ब्रोकर ये वेट नहीं करेगा कि 1 महीने के बाद में आपको जितना लॉस होगा तो उतना पैसा मांगा। अगर एक ही दिन में कोई लॉस हो गया है तो अगले दिन बोलेगा कि भाई मार्जिन जमा करो, जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू आर लूजिंग, सो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द ब्रोकर विल आस्क यू टू डिपॉजिट मोर मनी, यानी कि मार्जिन पूरा रहना चाहिए। वो इसीलिए ताकि अगर कोई पार्टी आगे लॉस हो भी था किसी को तो उसी में से वो डिडक्ट कर ले, ताकि डिफॉल्ट का सिचुएशन ही ना आए। इज इट ओके? यस सर। Similarly, the exchange does it with the brokers. So exchange takes margins from the brokers. और ब्रोकर हमसे ले लेता है। और इसके अलावा एक्सचेंजेस क्या करते हैं, जो इनका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू दे सेट अप अ फंड कॉल्ड सेटलमेंट गारंटी फंड, जिसके अंदर एक्सचेंज कुछ पैसा डालता है और सारे ब्रोकर्स कुछ पैसा डालते हैं, यानी कि मेंबर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, एंड रेगुलरली विद ईच ट्रांजैक्शन छोटा सा अमाउंट होता है, हर ट्रांजैक्शन पे
हर एक मेंबर से यानी कि ब्रोकर से वो पैसा उसमें जमा कर लिया जाता है, यानी ये फंड का साइज बढ़ता भी जाता है टू मेक इट सेफर, ओके, ताकि एक क्राइसिस ना आ जाए, अदरवाइज देयर कैन बी अ क्राइसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्राइसिस सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, सब प्राइम क्राइसिस, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, बिकॉज पूरे मार्केट में ये चीज फैल सकता है फिर, तो उससे बचने के लिए ये सब किया जाता है। सो वन इज द मार्जिन विच इज द कोलेटरल, और उसके अलावा हो गया आपका सेटलमेंट गारंटी फंड। दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दिस, यानी आप ये बोल सकते हैं दैट मोर और लेस यू आर गारंटीड दैट यू विल गेट इट, ओके। यस सर। अब जो सब प्राइम क्राइसिस के टाइम जैसे लेमन ब्रदर्स का बोल रहे हैं, वो सारा का सारा एक्सचेंज का नहीं था, उस पे ओवर द काउंटर भी बहुत कुछ था, राइट। उस टाइम पे जो भी डील्स हुए थे, लॉट ऑफ दोस डील्स वर ओवर द काउंटर। बाय द वे, ओवर द काउंटर मार्केट इज आल्सो वेरी बिग, ओके। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द ओनली कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा और भी चीजें, आप विल टेक द ब्रेक, उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ और चीज। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ये ओवर द काउंटर मार्केट होता है, दैट आल्सो इज अ वेरी बिग मार्केट, ओके, जिसमें एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको काउंटर पार्टी गारंटी नहीं दे रहा है। नाउ टेक अ लुक एट दिस गोल्ड। यहां देख रहे हैं आप 1 किलोग्राम का लॉट साइज है, प्राइस इज 52,336, यानी कि 52 लाख 53 लाख रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बदले में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं, isn't it? That is the margin. Similarly, you could do it. You could check it for anything else like equity futures. Equity के भी futures हैं। आपको एक शेयर खरीदना है, आप अभी नहीं खरीद रहे, आप बोलते हैं मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, आई एग्री टू बाय, ओके, आप बोलते हैं आई एग्री टू बाय। तो कैसे? अब इस कंपनी को देखिए, ये लॉटाइज लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखा है, द वैल्यू, यू कैन मल्टीप्लाई दैट एंड फाइंड आउट द वैल्यू। मार्जिन का रेट लिखा है 23.25%, जो बनता है 1,61,460, यानी कि इतने रुपए आपको जमा करने, 23% के आसपास इसका मार्जिन है। हर एक कंपनी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग ये मार्जिन। MWPL क्या होता है? दैट इज दी बेसिकली दी पोजीशन लिमिट्स होते हैं, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी कि इतने पोजीशंस अगर ऑलरेडी ओपन है तो उसके आगे फ्रेश पोजीशंस नहीं ले सकते। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल कुछ लिखे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटीज अंडर बैन बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉर्प एंड टाटा केमिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनके ना मार्केट में इस टाइम पे पोजीशंस बहुत ज्यादा ओपन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, ओके, इसलिए नई पोजीशन कोई नहीं ले सकता है इसमें। मतलब आप बोलते हैं कि मैं मंडे को ले लेता हूँ, इसको बाई कर लेता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट कर देता हूँ, तो आप नहीं कर सकते अगर तब भी ये बैन में होगा तो। मतलब एक लिमिट है वो कि इससे ज्यादा ओपन पोजीशंस नहीं अलाउ करेंगे, यू गेट द पॉइंट। मतलब फ्रेश पोजीशन नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन जो एग्जिट करना चाहता है वो कर सकता है। हाँ, जिनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। हाँ, एग्जिट करना है तो कर सकते हैं, जैसे ही वो पोजीशन थोड़े कम हो जाएंगे दोबारा से अलाउड हो जाएगा, ओके। वो लिमिट से नीचे आ गए थोड़े से, तो वो फिर से अलाउड हो जाएंगे, ओके। सो दैट्स द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इसी तरह से एक मेंबर वाइड पोजीशन लिमिट भी होता है कि एक ब्रोकर के यहाँ से कितने पोजीशन एक टाइम पे हो सकते हैं ओपन। ब्रोकर मतलब क्या, वो अपने अकाउंट से करे, चाहे वो उसके जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अकाउंट खोले उसके पास, उनके पैसे से हो रहा है। कुल मिला के टोटल कितने क्वांटिटीज एक मेंबर के यहाँ से ओपन हो सकता है, उस पर भी लिमिट्स होते हैं। दैट इज मेंबर वाइड पोजीशन लिमिट, ओके। वेल, उसमें क्या है ना कि देखो, ये सेफगार्ड रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही ब्रोकर के यहाँ से बहुत ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड हो रहे हो, है ना। जितना भी मार्केट है उसका 10%, 20%, 30% एक ही ब्रोकर के यहाँ से हो रहा है, तो दैट विल नॉट बी फेयर, ओके। चलिए ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स टेक द ब्रेक राइट नाउ एंड देन वी विल सी द अदर थिंग्स। और ये मैंने आपको तरीके दिखा दिए हाउ यू कैन एक्चुअली find out which commodities are there and whether they have delivery or not, okay. And on BSE also you could actually go to this markets and इसके अंदर में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये commodity derivatives, currency derivatives, you can see that currency and commodity both are written there। आप किसी में भी क्लिक करेंगे, जैसे आप करेंसी देख लें,
तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ये रहा, इफ यू क्लिक ऑन दिस तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए दिस इज फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर आईएनआर, ओके, यानी डॉलर और इंडियन रुपी का आप अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें, यूरो आईएनआर एंड जीबीपी आईएनआर एंड जापानीज येन आईएनआर। तो इनमें नीचे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे व्हेन यू स्क्रॉल डाउन ये देखिए सेटलमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ये मोड ऑफ सेटलमेंट लिखा है ना, Cash. कैश सेटल्ड इन इंडियन रुपीज, ये रहा यस सर। है ना, कैश सेटल्ड इन इंडियन रुपीज, यानी कि डिलीवरी नहीं है इसमें, ओके। जो भी डिफरेंस होगा प्राइस का वही आपको मिल जाएगा, वेदर इट इज योर प्रॉफिट और लॉस। लॉस होगा तो आपको डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ऑलराइट। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो कमोडिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यस, जिनका पर्टिकुलर मतलब क्लियर होता है कि आपको जो डिलीवरी करनी है वो फिजिकल में ही करनी है, तो ओके, तो जितनी भी कमोडिटीज जैसे चना, ग्रेन और ये सब बाली वाली हो गया, तो इस यहीं से मतलब एक फ्रेश प्राइसेस निकल के आते हैं फिर मार्केट में आती है। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी, देखो दोनों तरीके से होता है। बेसिकली कमोडिटी जो फ्यूचर है, जो 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 डेरिवेटिव है, उसका वैल्यू तो डिराइव हो रहा है अंडरलाइंग से, इजंट इट? मतलब अंडरलाइंग यानी कि जो स्पॉट मार्केट में उसके डिमांड और सप्लाई है, उसके बेसिस पर डेरिवेटिव का वैल्यू कैलकुलेट होगा या डिराइव होगा, ओके। अच्छा, मतलब फिर उसके आगे अगर वो फिनिश गुड्स में जैसा भी बनता है उसका क्या प्राइसिंग रहता है, फिर वो अपना मार्केट में डिमांड देखता हाँ, है। मतलब स्पॉट मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी, अच्छा, उसको देखते हुए लोग फ्यूचर में करेंगे। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है इसमें कि जब लोग एनालाइज करते हैं कि आगे चल के क्या हो सकता है, उधर फ्यूचर का प्राइस भी देखा जाता है, राइट। दैट मतलब ये है कि फ्यूचर का प्राइस देखकर लोग ये अंदाजा लगाने का कोशिश कर सकते हैं कि आगे चल के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। हाँ जैसे सर अगर गोल्ड का भी हो गया तो गोल्ड में जैसे कुछ जगह देखा कि फिजिकल डिलीवरी है, राइट, तो गोल्ड के भी जो मार्केट में ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो उनका प्राइसेस अलग अलग हो जाएगा, मतलब उससे इम्पैक्ट नहीं होता उससे। क्या मतलब, सॉरी कम अगेन, इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? मतलब वो जो प्राइस कमोडिटी में दिखाया जा रहा है उसके ऑर्नामेंट्स पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस पे, ऑर्नामेंट्स पे जो भी बनते हैं मतलब देखो, chains अगर हो अभी गई। रेट चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, ओके, हाँ उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में भी कोई रेट होगा, तो ऑर्नामेंट्स ठीक। पे तो वही रेट लगेगा जो स्पॉट में चल रहा है। नहीं सर, एक चार्जेस वगैरह नहीं लग जाते हैं जिसको अच्छा अच्छा, वो चार्जेस तो एडिशनल है, वो तो लगेगा ही, वो कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आ रहा है और वो एक्चुअली कमोडिटी का नहीं है, वो तो चार्जेस अलग है, जैसे उसको बनाने का चार्जेस है ना, मेकिंग एंड पॉलिशिंग एक्सेट्रा, दैट इज डिफरेंट थिंग। डिजाइनिंग के लिए, बनाने के लिए, अपने ब्रांड के लिए वो भी अलग चार्ज कर रहे हैं, राइट, दैट इज डिफरेंट। बट एक्चुअली उस गोल्ड की जो वैल्यू है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, ठीक। All right then guys, let's take the break. It's 20:38 right now. 15 मिनट लें तो 53, हाँ 55, चलो 70 में 55 पे स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके सर, Let's begin at 8:55. All right. All right. Okay. Break is on. यस सर, स्टार्ट। Okay. Fine. So let us take a look at now how somebody would, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे अगर किसी को प्रोडक्ट है भी तो और क्लियर हो जाएगा। So let's go back to this price. हाँ, एक बार let us take a look at the trend in the crude oil first of all, फिर हम इसको देखते हैं हेज कैसे करते हैं इसको लेके। crude oil recently and कहीं का भी देख लें, whether it is Indian or it is a global market. So if you look at the global, then this is the scenario, recent one, especially before the war. From there it started rising. Afterwards the war came
and all of a sudden it skyrocketed. You all can see right the price scale where around $62, $63 is mentioned, and then it is more than double here. Okay. Since then, it has been up and down more or less. अगर आप ध्यान से देखें तो वहां से it has become a little more volatile in the sense that it has gone up and down both. So it has risen this much and then fallen, again rose, fell several times, and then eventually again it has been rising and falling since then. That means different type of people will be facing different types of risk. तो अगर हम देखें, अभी आपने देखा ही था 7477 was the price mentioned from MCX there. So let's take an example of अब बोल रहे थे कौन user of crude लेते हैं. Now who is user of crude? बता सकते हैं कोई एक example, any large organization you know of, large or small whatever, कोई भी user of crude कौन होगा? User paint industries. Yes, very good. Paint industry. They are using some derivatives of crude, है ना? और Yes. उससे भी पहले तो सबसे बड़े तो ये वाले हो गए ना? BPCL, IOC. Yes, BPCL, Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum. You know, basically the oil refineries, isn't it? Oil marketing refineries. Yes. Okay. And ONGC is different, right? They are producing, isn't it? Gas is They are natural gas. producing also crude, isn't it? Crude and natural gas both, isn't Yes, it? Oil and sir. natural gas. And Reliance does both, isn't it? They are also producing crude and they are also having refineries, right? Yes, sir. They do both the things. So when the price rises, who benefits? Of course, the producer, isn't it? In this case, the refineries, that means Indian Oil and Hindustan Petroleum, they will not gain, right? Yes, sir. Then the crude prices rise, but ONGC may gain out of this, right? Isn't it? Or any example, I mean, look at these Gulf countries, for example, Saudi Arabia. You take there is one of the largest companies there, the Saudi Aramco, isn't it? You might have heard of that, Saudi Aramco. ARAMCO, which was coming out with a huge IPO. I think in the last 2-3 years, कभी आपने news में शायद पढ़ा भी हो. They were supposed to be coming out with a huge IPO. Anyway, so these companies and many others, so many countries are there where it is happening. So look at Iran, Saudi, then you've got a number of other countries. For example, can you name some others who are exporting or who are producing crude? What about Russia? Aren't they also a big or a large producer of crude? And they also export, isn't it? Yes, I hope you all sir. know. It's also buying from Russia, isn't it? No? India has bought from Iran also number of times in the past. So इस तरह से और कई सारी countries हैं. Mostly in the Gulf, है ना? Mostly in the Gulf. Plus the other ones like Russia हो गया. There are some other countries also around. उधर अपना Africa में, but Arab countries only. That is, I think one is Libya. They are also probably an exporter of crude. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इनको गेन हो रहा है ना प्राइस बढ़ने से, दूसरी तरफ जो यूजर है उनको लॉस हो रहा है. ओके, अब उससे कैसे बचा जाए? सो व्हाट वुड दे डू? अगर आप यहाँ पर क्रूड लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इज दैट सिंपल? जैसे कि यहाँ पर किसकी तरह करेंगे? नॉट लाइक ए फार्मर. जो ऑयल रिफाइनरी है ना, वो उसको फार्मर की तरह नहीं करेगा, वो इस तरह से करेगा ना. ये जो पार्टी ए था, है ना, इसने क्या बोला था? दैट आई एग्री टू बाय, है ना. मेरी पेमेंट टीडीएस काट के दी है क्या तू? So they would say I क्या agree to buy. तरीका They are agreeing to buy a particular quantity of crude oil. जैसे Okay? शुक्र है फोन मेरे हाथ में था, मैंने देख लिया कि मेरे को पेमेंट A टीडीएस particular quantity of crude oil मैंने को टैक्स at- करना बनने किसी को at a तो आप particular 500 रुपए price. काट रही हो बिना पूछे बिना बताए. What I'll कब do दो is गया? I'll just put on mute everybody. Just unmute yourself when you want to speak. 2-4 दिन रुकने के लिए नहीं है मेरे पास, मेरे को खर्चा बहुत. Okay. तो आपको जब बोलना होगा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. तो क्या होगा? वेट अ सेक, ये वाला पॉइंट. They will say we agree to buy X quantity of crude, okay, on a particular date. बस that's it. At a fixed price, जो भी price determine हो गया. Then you are hedging against the increase in the price. All right.
और यही चीज आपको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेके करना है तो अभी आपको मैंने दिखाया था, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक लॉट साइज 100 बैरल है, और आपको अगर 1 लाख बैरल्स में करना था, देन यू विल परचेज 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक उसी तरह जैसे आप शेयर्स बाय और सेल कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट में ओपन करके ट्रेडिंग अकाउंट में go to crude oil and simply place the order for buying there or selling there. Okay, so if you were the user of crude, you will go for long position. That means you will be buying it. Make sense, friends? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, somebody who is keeping a stock. भाई चलो क्रूड की तरह ही ले लेते हैं। चलिए, सपोजिंग यू आर मैन्युफैक्चरिंग some electrical appliances, जैसे कि चलिए ये ले लेते हैं, वाटर हीटर, गीजर होते हैं ना, गीजर, इस तरह की चीजें आप बनाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत मेजर रॉ मटेरियल हो गया कॉपर। ओके, तो उसमें कॉपर एलिमेंट होता है, लेट्स से वो आपके लिए एक मेजर रॉ मटेरियल है, और आपको लगता है कॉपर के प्राइस बढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? विल यू गो लॉन्ग इन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट? शॉर्ट करें? नहीं, शॉर्ट क्यों करोगे? नहीं, मतलब अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हम पहले से ही एक लॉक पीरियड करेंगे, एक आपको प्राइस लगता पे है कि लॉक करेंगे। बढ़ेंगे, हाँ, है ना, और जनरली आप 1 महीने का रखते हैं अपने पास इन्वेंट्री, तो आपको लगता है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीने में बढ़ेगा, तो कई महीनों के आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे ना, परचेज हाँ, कर लेंगे, राइट? हाँ, लॉन्ग या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेंगे अलग अलग डेट्स के, राइट? ताकि Yes. वो अलग अलग डेट्स पे आपको मिलता रहे। इज इट ओके? यस सर। सो यू विल परचेज दोस, ताकि जैसे जैसे वो टाइम आता है आपको उनकी डिलीवरीज मिलती जाए। ऑलराइट, एंड अगर डिलीवरी वाला नहीं होगा, जैसे क्रूड में तो डिलीवरी नहीं था ना, जैसे इंडिया में हमने देखा, हाँ, डिलीवरी अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे प्राइस बढ़ चुका है 7500 से 7700 हो गया है, तो आपको 200 रुपए ज्यादा देकर खरीदना पड़ेगा स्पॉट मार्केट 7700 में, तो बदले में आप ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जब स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी कि सेल कर देंगे, आपको 200 रुपए मिल जाएगा। सो you lose in the spot market but you gain in the future market. Is it okay? पता आपकी जेब से तो 7500 ही गया ना, आपने 7700 देकर क्रूड को खरीदा बाद में, लेकिन आपकी जेब से 7500 ही गया, बिकॉज 200 रुपए का आपको गेन हो गया ना आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। इज इट ओके फ्रेंड्स? हाँ, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि अगर नहीं सर, कैसे गेन हो, कैसे हुआ मतलब? देखो, सपोजिंग आपने अभी लॉन्ग कर दिया क्रूड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट डिलीवरी में नहीं है, कैश में है, ये है क्लियर पहले तो। सेटलमेंट कैश में हो रहा है, हाँ ठीक है ना, कैश में सेटलमेंट हो रहा है, जैसे आपने देखा ना इंडिया में क्रूड ऑयल में सेटलमेंट कैश में होता है, हाँ, कैश में हो रहा है, ठीक। राइट? तो जब मेच्योरिटी डेट आया, सपोजिंग उस टाइम पे क्रूड का वैल्यू हो चुका है $7700, तो 200 रुपए ऊपर हो, 7700। आपने 7500 में लिया था, अभी 7700 हो गया, तो 200 रुपए ऊपर हो गया ना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो कैश में सेटलमेंट है, आपको डिलीवरी तो मिलेगा नहीं, तो आपको तो स्पॉट मार्केट से क्रूड खरीदना ही था आपके बिजनेस के लिए, यस सर। तो आप स्पॉट मार्केट में 7700 रुपए देकर क्रूड खरीदेंगे, लेकिन आपकी जेब से क्या गया? यू आर स्टिल पेइंग ओनली 7500, क्योंकि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको 200 रुपए का गेन हो गया ना। You purchased it at 7500. Now in the cash settlement, what will happen? Won't you get 200 rupees? अरे जब प्राइस बढ़ चुका है 7700 का हो चुका है, आप इसको ऐसा समझिए कि सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ इसमें? एक तरह से ये मतलब है कि आपने पहले परचेज किया हुआ था, अभी आप उसको सेल कर रहे हैं, ये तो सेटलमेंट है, हाँ, isn't it? तो आपने 7500 में परचेज किया था, and now you are selling it at 7700. That's it. अच्छा, सिंपल मतलब बाइंग और ठीक 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 ठीक। आप खुद से भी सेल कर सकते हैं। There is another difference between forward and future. फॉरवर्ड में आप बीच में एग्जिट नहीं कर सकते, है ना? हाँ, तो बीच में कैसे एग्जिट करेंगे? अगर प्राइस बढ़ कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी डेट तक रुकना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, लेकिन फ्यूचर में आप बीच में एग्जिट कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग इट ऑफ, बाय हाउ?
हाउ विल यू डू इट? मतलब आपने परचेज कर रखा था, आप इसको सेल कर दीजिए किसी को भी। अच्छा अच्छा आपने शॉर्ट किया हुआ था तो आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आपका स्क्वायर अप हो जाएगा। यानी प्रॉफिट और लॉस तो जो आपको होगा तो होगा ही, लेकिन आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, मेच्योरिटी पे भी वही हो रहा है एक्चुअली। एक्सचेंज इसको सेटल करे कैश में, चाहे आपने खुद से इसको बेच दिया होता, ऑलमोस्ट एक ही बात है, राइट? हाँ ओके यानी सर। यानी बेसिकली आपको 200 रुपए का गेन हो गया उधर, राइट? हाँ और उधर 7,500 या 500 में खरीद लिया। करेक्ट, उधर आपको 7,700 देना पड़ा, तो आपकी जेब से तो 7,500 ही गया ना, हाँ ठीक ठीक। तो आपकी हेजिंग हो गई। यस सर। दैट मीन्स इवेंचुअली इट कॉस्ट यू 7,500 ओनली। ऑलराइट, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस कुड बी डन इन केस ऑफ करेंसी टू। अब जरा करेंसी का एग्जांपल देखते हैं। देयर इज एन एक्सपोर्टर, ओके भाई, एक्सपोर्टर इंपोर्टर या कोई भी जो करेंसी में डील कर रहा है उसको रिस्क होगा ना करेंसी का। हाँ तो एक एक्सपोर्टर है, सपोज उन्होंने माल बेचा, कंसाइनमेंट भेज दिया अपना, और Yes, sir. उनको पेमेंट मिलना है आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ। ओके, लेट्स से उनको $1,00,000 मिलने हैं 2 महीने बाद। सो व्हाट इज द रिस्क? सोचिए, व्हाट इज द रिस्क ऑफ द एक्सपोर्टर? पूरा $1,00,000 का। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग रिस्क होता है ना। वो तो आप मान लीजिए कि मिल जाएगा उनको, चलो वो छोड़ो, हाँ, प्राइस ठीक। रिस्क की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द रिस्क? प्राइस रिस्क में अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। सपोजिंग अभी एक्सचेंज रेट 72 है, सपोज कर, अभी तो वैसे ज्यादा है, मैं 72 मान के चल रहा हूँ। ठीक ठीक। सपोजिंग 72 है, यानी कि $1 72 रुपीज का है, हम्म, देन व्हाट विल हैपन? उसका यही मतलब लॉस होगा, मतलब उसका यही ड्रॉबैक होगा कि वो 72 से और नीचे ना हो जाए प्राइस। वेरी गुड। हिज रिस्क इज दैट द एक्सचेंज रेट में फॉल। ओके, एक्सचेंज रेट में फॉल, मतलब अगर अभी 72 का है तो $1,00,000 का मतलब क्या हुआ कि उसको 72 लाख रुपीज मिलने वाले। 72 लाख रुपए। हाँ, एग्जैक्टली, वो मिलेंगे कैसे? एक्चुअली होता क्या है कि जब जब वो पेमेंट पैसा आपके मिलेगा पास तो आया, हाँ मतलब हाँ, जब बैंक उसे पेमेंट कन्वर्ट उसको कर देगा। मिलेगा तो वो बैंक से अपना आरबीआई से वो कन्वर्ट हो जाएगा। बैंक उसको कन्वर्ट कर देगा ना। हाँ, बट yes, sir. एक्चुअली इफेक्टिवली हो क्या रहा है, मीनिंग क्या है इसका? दैट द एक्सपोर्टर इज रिसीविंग $1,00,000 फ्रॉम हिज कस्टमर, Yes, and sir. then he's selling these $1,00,000 to the bank, and the bank is purchasing these dollars, ओके। और बदले में वो $72 लाख रुपीस दे रहे हैं, राइट? यस सर। ये मीनिंग हुआ ना इसका एक्चुअली, यस कि उस डॉलर को वो बेचेगा आगे जाके। याद करिए, वो जो फार्मर था, वो फार्मर हाँ। उस चने को या वीट को आगे जाके बेचेगा, है ना? तो वही सिचुएशन है कि नहीं इसकी? सही बात है। फार्मर के पास क्रॉप अभी तैयार नहीं था, और इस आदमी के पास, एक्सपोर्टर के पास, ये $1,00,000 अभी नहीं है। फार्मर फ्यूचर में क्या था, एक्सपेक्टेड टू ओन इट, एंड इवन दिस एक्सपोर्टर इज एक्सपेक्टिंग टू ओन दैट $1,00,000 इन द फ्यूचर, राइट? और दोनों को ये रिस्क है कि इनका प्राइस गिरना जाए, है ना? उसको ये था कि क्रॉप का प्राइस ना गिरे, इसको ये है कि एक्सचेंज रेट ना गिरे, यानी कि डॉलर का प्राइस ना गिर जाए, राइट? शॉर्ट सेलिंग। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो सोचता है कि अगर 70 का हो गया तो मेरे को 70 लाख मिलेंगे, मेरे को 2 लाख का लॉस हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो वो क्या करेगा, एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, जिसमें ये लिखता है आई एग्री टू सेल, शॉर्ट सेल कर रहा है ना। एक्सपोर्टर बोलता है आई एग्री टू सेल $1,00,000 2 months फ्रॉम नाउ। ये डेट आएगी वहां पे, 2 months नहीं होगा, बेसिकली डेट आएगी एट 72 रुपीज पर डॉलर। By doing this, the exporter is locking in their selling price. Okay? जब इनके पास डॉलर आएंगे, जो मर्जी एक्सचेंज रेट हो, इनको 72 मिलना है। मेक सेंस? यस सर। तो ये सर एक तरीके जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनडायरेक्टली इंपोर्टर से एक आरबीआई सेंट्रल बैंक से हो गया है, इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो बैंक ही देगा ना। हाँ, तो ये किससे करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपोर्ट, ये हम कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात, और अच्छा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी दो पार्टी के बीच में हो सकता है, कोई इसमें एक्सचेंज की जरूरत नहीं है ना। यस, नो सर। स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, कमोडिटी, कुछ नहीं चाहिए। तो ये दूसरी पार्टी कौन होगी? या तो इसका बैंक होगा,
हाँ मोस्टली ये अपने बैंक से कर लेते हैं, राइट? क्या ये जरूरी है कि बैंक की हो, किसी और के साथ नहीं हो सकता? मेरे साथ भी हो जाए, isn't it? अरे can't another party do this? तो मतलब सर कहने का मतलब ये है कि इंडियन सिटीजन्स फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकते हैं अपने घर में? नहीं नहीं नहीं, सिटीजन की बात नहीं हो रही है ये सिर्फ। यहाँ हम बात करें एक्सपोर्टर की, isn't it? तो अच्छा, एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर। इंपोर्टर्स को तो कुछ चीजें अलाउड होता है ना। अच्छा, तो मतलब वो फॉरेन करेंसी रखते हैं? हाँ, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते कि घर में लेके रख लेंगे ना। हाँ हाँ। वो तो बिजनेस के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, तो कुछ लिमिट्स होती हैं उनकी, उतने में ही वो काम करेंगे ना, ओके। है ना। वो सारा का सारा अमाउंट फॉरेन करेंसी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन वो दूसरी पार्टी जो होगी उसको रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तभी तो लेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल। वो इसलिए थोड़ी लेगा कि लेके घर में रखूंगा। तो अभी आते हैं उस तरह की पार्टी को भी देखेंगे अभी। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इसने बैंक के साथ कर लिया, बैंक का तो काम ही है, राइट? हाँ बैंक। बैंक का तो बिजनेस है ना ये। बिल्कुल Right? बिल्कुल। That means if you require foreign exchange, suppose you are going abroad, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आप बैंक में जाएंगे, खरीद लेंगे उनसे। सिमिलरली देयर आर सम अदर ब्रोकर्स आल्सो, आपको मालूम होगा ना, लाइसेंस ब्रोकर्स होते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे या किसी भी जगह पर, आपने देखा होगा इनका ऑफिस बना हुआ, काउंटर्स हैं। अदर देन यस सर। जैसे कि इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है थॉमस कुक, एयरपोर्ट के साथ इनका टाई अप है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे इनके काउंटर्स हैं, राइट? ऐसे और भी कई सारे कंपनीज हैं, छोटे बड़े कई सारे हैं। होटल्स के अंदर भी इनके ऑफिसेज होते हैं कई जगह पे, राइट? होते कि नहीं? अब जहाँ पे भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ऐसे एरियाज में होते हैं। आपके सिटी में जहां पर भी होगा, जिधर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, उधर भी आप देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसे छोटे छोटे जगह पे मार्केट में ऑफिस होंगे फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स के भी। यस सर। Okay, they are authorized to purchase and sell, and banks are also authorized to do it. बैंक का तो काम है ही। So that means आप फॉरेन जा रहे हैं, आप अपने बैंक के पास गए, आपने उनसे खरीद लिए डॉलर्स। अब वापस आए, आपके पास एक्स्ट्रा बच गए थे, आपने बैंक के पास गए, आपने बोला मैं बेचना चाहता हूँ, तो बैंक आपसे खरीद लेगा। ओके, वो दोनों काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब दोनों तरह के कस्टमर्स उनके पास आएंगे। एक वो जैसे एक्सपोर्टर है जिसको डॉलर बेचना है, एक वो भी तो आएगा जिसे खरीदना है। ऑब्वियसली यस सर। वो कौन होगा? जिसको खरीदना होगा। Opposite, जैसे कि इंपोर्टर हुआ। हाँ इंपोर्टर। जो इंपोर्टर है, गुड्स खरीद रहा है बाहर से या सर्विसेज खरीद रहा है, तो उसकी पेमेंट नहीं करना है उसको। बिल्कुल। आप घूमने जा रहे हैं बाहर, तो आप इंपोर्टर जैसा काम भी तो कर रहे हैं। आप विदेश की चीजों को खरीदेंगे ना, इसका मतलब भाई बाहर घूमने जाओगे, उनके होटल में पैसा दोगे, उनका सामान खरीदोगे, शॉपिंग करोगे। मतलब क्या है, आप फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। दैट मींस यू विल परचेज द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द बैंक, इजंट इट? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर, यस सर। तो ये सब इंपोर्टर की तरह ही काम हो गया ना। आप पढ़ने जा रहे हैं बाहर, तो भी तो वही बात है, आप पे करेंगे बाहर की कंट्री को। दैट मींस अपने बैंक से आप फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, राइट? वेल, अभी हम बात कर रहे थे एक्सपोर्टर का। सो एक्सपोर्टर तो बेचेगा, क्योंकि इसको तो मिलने वाला है फॉरेन करेंसी। तो वो अभी क्या करता है, आई एग्री टू सेल दीज $1 लाख। ओके, अब क्या होगा, जितने का भी हो उस टाइम पे, उसको फिर भी 72 के रेट से मिल जाएगा, 72 लाख रुपीस। यानी कि उसको पीस ऑफ माइंड मिल गया कि नहीं? यस सर। Because you see, their business is not to speculate in currency, isn't it? भाई ज्यादा हो जाता तो ज्यादा मिल जाता उसको, बट उसका ये काम नहीं था ना। उसका पर्पस ये था कि भाई कम ना हो जाए ना। उन्होंने काम करके दिया है जिसके लिए उनको 72 लाख रुपीस मिलने चाहिए। वो चाहते हैं हमको 72 लाख मिल जाए, हम खुश हैं। यस सर। ऑलराइट, सो अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो शॉर्ट करते उसको 72 में, राइट? वो शॉर्ट सेल करते हैं इसको। और फिर क्योंकि इसमें वो तो है नहीं, डिलीवरी नहीं है इंडिया में इसकी, राइट? एक्सचेंज पे जैसे बीएससी पे आप कर रहे हैं, अपने यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, तो डिलीवरी आप नहीं देंगे वहां पर। यानी कि जब एक्चुअली आएगा वो डॉलर्स आपके पास, तो आप अपने बैंक को ही बेचेंगे उस डॉलर को। बैंक आपको देगा 70 रुपीज अगर प्राइस गिर चुका है तो। जबकि बीएससी में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया हुआ था, उस पे आपको $2 पर डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज आपने 72 में शॉर्ट किया, अभी आप उसको परचेज कर लेंगे 70 में। करेक्ट? ये फंडा क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। है ना? तो आपको $2 का गेन होगा ना, तो जो स्पॉट मार्केट में आपको लॉस हुआ $2 का,
that is offset by the gain of 2 rupees in the future contract. Anybody who's not understanding, do let me know. You may write directly in the chat box also. Directly भी message आप कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, और आप to everyone select करके भी लिख सकते हैं अपना query. Should I proceed? Yes. If this सर point लेकिन is ये clear- फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का फिर एक्सपोर्टर फायदा भी उठा सकता है. सपोज डैट उसको $1,00,000 का मिलना था, उसको Okay. रिसीव करना था मनी. अब हाँ, उसका एस्टिमेट बना जिसने उसका जो उसने वर्क करके दिया है पूरा, okay. उसका कॉस्ट आया, उसने सोचा कि 72 लाख रुपए मेरे को चाहिए. बट Right. अगर वो इस जगह 72 लाख की जगह वो 75 लाख लिख देता है, तो भी मतलब एक तरीके से वो हाँ। अपना बढ़ा ही रहा है, अपना Okay. गेन ही कर रहा है. ओके, देखो वो एक एडिशनल चीज हो गया. अगर उसको लगता है कि भाई देखो ज्यादा हो सकता है तो वो करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा? देखो प्राइस तो अपनी मर्जी का नहीं है ना. प्राइस कैसे डिटरमिन होगा? जो market में डेरिवेटिव का चल प्राइस रहा होगा. जो डिराइव होगा अंडरलाइंग से. अब अगर अंडरलाइंग अभी 72 चल रहा है, तो जब वो फ्यूचर का प्राइस आप डिराइव करेंगे तो 75 तो नहीं बनेगा ना. व्हाई विल द बैंक एग्री टू बाय फ्रॉम यू एट 72? सॉरी, एट 75. आर यू गेटिंग द पॉइंट? भाई आज अगर 72 है तो 2 महीने बाद का प्राइस 75 कैसे हो सकता है? क्यों होगा? होने को हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. इन द नेक्स्ट 2 months द प्राइस मे राइज, दैट्स हाँ, ओके. लेकिन अभी आपको चाहिए क्यों ऐसा? जो भी चल रहा है अभी रेट आप उसके उम्मीद हिसाब क्यों से. करेंगे ऐसा? हाँ, ये मतलब बात बैंक तो जो दूसरी पार्टी है वो तब 75 में एग्री करेगी ना जब वो बहुत बुलिश है. द एंटायर मार्केट इज वेरी वेरी बुलिश. ओके. जो प्राइस में हो सकता है वो करे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तभी तो होगा. सेलर विल हैव एन अपर हैंड. वो 75 में भी बेच देगा, राइट? लेकिन रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कर सकते हैं इट 75. इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस इंट्राडे में होते हैं, दिन के अंदर होते हैं. अच्छा. सर्किट बोलते हैं उनको, जैसे है ना, इस हाँ. तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि एक दिन में मैक्सिमम इतना चेंज आ सकता है प्राइस में. अगर चेंज आ जाएगा तो फिर से चेंज उसमें रुकेगा, फिर उसको चेंज किया जाएगा एंड सो ऑन. ओके, बट अब 1 महीने 2 महीने की बात करें, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. इजंट इट? यस सर. आपने देखा होगा पास्ट में भी हुआ है ऐसा, नहीं हुआ क्या? हैव यू नोटिस दिस? बाय द वे, आप में से कोई जानता है इस चीज को? दैट द फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर को अगर देखा जाए तो अगेंस्ट इंडियन रुपी, ये देखिए, लेट अस टेक अ लुक एट द चार्ट हियर, हाउ द प्राइसेस हैव मूव्ड ओवर द पास्ट. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस पीरियड, अब जून से देखिए, जून के शुरू से लेकर और यहां तक जुलाई के मिडिल तक जाते जाते क्या प्राइस राइज हुआ था? ये देखिए 77. अच्छा, उससे पहले से ले चलो, 77 था इधर, इधर से 80 हुआ था ना. हाँ, स्विच हो गया था. हुआ था. उससे पहले 75 भी था इधर, देखिए अप्रैल में नियर 75, 75 एंड हाफ, और अभी 80 के ऊपर गया था ना. बिल्कुल सर. Isn't it? तो ये तो चला गया. द क्वेश्चन इज, क्या अप्रैल में लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई में 80 हो जाएगा? यू नो व्हाट आई मीन? तो अगर अप्रैल में आप ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, सपोज 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, या अगस्त का लेते 5 महीने का, तो क्या उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट वर दे ऑफ द ओपिनियन that the dollar will go to 80? If yes, then the prices might have been more. The future price, okay? Otherwise, the future price will not have so much of difference, you see? जैसे अभी देख लेते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको. Don't worry. Of anything, you can do it in stock, you can do it in currency, just anything. तो अगर हम देखें किसी का भी, for instance, how much is this? अभी हमने क्या देखा? 79.64 है ना? यस सर. 79.64. अब हम यहाँ आते हैं, ये देखिए, मैं इस पे करेंसी पे क्लिक कर रहा हूँ. ऑलराइट, ओके. ओके. अब जरा इसको देखिए, ये नीचे आप देख रहे हैं दिस यूएसडी आईएनआर. ये देखिए, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस यहाँ दिए हुए हैं ना.
अगस्त वाले का 79.74 है, सितंबर का 79.98 एंड अक्टूबर वाले का 80.12. ओके, अभी आपने देखा 79.64, दैट इज द स्पॉट प्राइस. Spot price. तो अभी अगर $5 ऊपर का देखते हैं तो 84 प्लस होना चाहिए था इसको, बट इतना ऊपर तो नहीं है ना. बट असल में अगर उधर चला गया तो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना ही नीचे है इतना कि $5 नीचे है उसका प्राइस. ऑलराइट, सही बात है. so basically it is the demand and force, demand and supply, you know, the market forces basically. वो जितनी ज्यादा होगी डिमांड, यानी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया तो फ्यूचर प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं, राइट. और अगर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो गया तो फ्यूचर प्राइस कम हो जाते हैं. बट इतना मेजर डिफरेंस तब भी नहीं होता है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता है, विच कैन सी इवन इन अदर थिंग्स. मैं आपको एक एग्जांपल स्टॉक में दिखाता हूँ, राइट. फॉर एग्जांपल, look at the spot price and the future price of any stock. Just name any stock. कोई बड़ी सी कंपनी का नाम बोलिए. Reliance. चलिए रिलायंस लेते हैं. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो ये डेटा ओपन हो गया यहाँ पे, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी अब दिखा रखा है आप लोगों को. ओके, एंड देन यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखा है. ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन डेरिवेटिव्स. ऑलराइट, Yes, sir. ये अब यहाँ पर देखिए ये अंडरलाइंग वैल्यू लिखा है ये रहा, विच इज 632. ओके, ये देखिए 2632. Yes, sir. जूम इन हो गया. 2623 2632 ये दिख रहा है आपको अंडरलाइंग वैल्यू. हाँ. सॉरी, मतलब इसके शेयर का प्राइस है. नाउ लुक एट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ये देखिए 25 अगस्त का, ये अगस्त महीने का कॉन्ट्रैक्ट है. सेकंड वाला देखिए, ये वाला, इसका क्लोजिंग प्राइस हुआ 2634 पॉइंट समथिंग. ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली ₹2 समथिंग ऊपर है ना, ₹2.45 ज्यादा है उससे, है कि नहीं, Yes, sir. अंडरलाइंग से. अब अगर आगे जाते हैं तो लेट्स सी, हम एक ही बार में भी देख सकते हैं वो उधर क्लिक करके उस फ्यूचर के ऊपर. अब ये देखिए सितंबर, ये दिख रहा है आपको 29 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक का फ्यूचर. दिस क्लोज्ड एट 2646.5, यानी ये ₹4.50 ऊपर क्लोज हुआ. Isn't it? Now, is that a big thing? I mean, 2600 के ऊपर ₹4 कोई बड़ी चीज है क्या? Isn't the नहीं, difference sir. very small? Yes, sir. है ना, very small difference. And similarly, अब 3 होते हैं एक टाइम पे इंडिया में, इसमें इक्विटी में, जैसे अभी अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है. 3 कॉन्ट्रैक्ट्स और 3 सीरीज रनिंग एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल टाइम. अब ये देखिए ये अक्टूबर वाला है, 27 अक्टूबर. ओके, दिस क्लोज एट 2657. इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आया, राइट. 57 से इसमें ज्यादा है ना डिफरेंस, राइट. ज्यादा नहीं आया, 2632 था. ओ सॉरी 2632 था ना अंडरलाइंग. Yes, sir. अंडरलाइंग वाज 57 है. 57 है तो 25 ₹25 का हुआ. हाँ. अभी ₹25 क्या है? इट इज ऑलमोस्ट 1% ओनली, इज इट नॉट? हाँ. इतने में आपको ₹25 बड़ा लग रहा है ना, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या है? लिटिल लेस देन 1% एक्चुअली. नो, बट लेकिन मैं अभी गलत जो बोल सर रहा हूँ? टाटा केमिकल में इतना बड़ा राइज हुआ है, तो उसके Okay. कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिए होंगे तो उसके तो मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट बना होगा. अच्छा, स्पेकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. हाँ. हाँ, एक सेकंड इसको हम दोबारा से एक बार देखें. हमने कुछ गलती किया है यहाँ पर. सितंबर का 2646 है, मतलब ₹14 मोर, ₹14 ज्यादा है ना. तो हाँ. एंड अगस्त वाले का 2634, सिर्फ ₹2. ओके, तो सितंबर वाले का 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट. 0.5% से ज्यादा है, और अक्टूबर वाला ऑलमोस्ट 1% के नजदीक में. इतना ही फर्क है, कोई 5% का फर्क नहीं है, राइट. मेक सेंस फ्रेंड्स? Yes, sir. यू आर सेइंग टाटा टाटा केमिकल्स. आप टाटा केमिकल की बात कर रहे थे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या हुआ उसमें, आप बता रहे थे प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. हाँ, बहुत मतलब बहुत तेजी से सर.
Okay. I did not notice this actually. 11:17 है अभी, हाँ. देखिए हाँ, underlying ये value 10 अगस्त 9 अगस्त से 8 अगस्त को क्लोजिंग हुआ था। Okay. करीब क्लोजिंग था ये 950 का 957 का। उसके बाद अभी ये 1100 पे ट्रेड हो रहा है, Right, 1118। right. हाँ, यहाँ भी लिखा है, देखो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी इसका 3% ऊपर आया एक दिन में, मतलब 42 रुपीज 20 पैसा एक दिन में इंक्रीज हुआ है, ये लिखा है ना. यस सर। ओके, तो ये देखिए 11:17 इसका प्राइस है और फ्यूचर इसका क्लोज हुआ 11:23 में. तो क्या इसमें डिफरेंस ज्यादा आया रिलायंस के कंपैरिजन में? रिलायंस का 2632 से लेके 2634 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 रुपए 45 पैसा ऊपर था बस, अगस्त वाला. जबकि इसका प्राइस उसके हाफ से भी कम है. और इसमें डिफरेंस क्या है? 11:17 से लेके 11:17 इज द स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस 11:23.40. दैट मींस 6 रुपीज 40 पैसे का डिफरेंस है. तो इसमें डिफरेंस ज्यादा है ना. बिल्कुल। ये क्यों हुआ? Are you getting the point? That means market is more bullish about this, right? यानी बायर्स ये अपना प्राइस लॉक इन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो ज्यादा भी पे कर रहे हैं इसके लिए. जबकि रिलायंस में उन्होंने नहीं पे किया उतना, सिर्फ 2 रुपए 45 पैसे ज्यादा पे किया स्पॉट से. वही 25 अगस्त का ही कॉन्ट्रैक्ट है ये भी. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। जबकि इसके इसमें 6 रुपीज समथिंग का डिफरेंस आया, विच इज मोर देन 0.5%. यस और नो? अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट में 0.5% का डिफरेंस. एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अंडरलाइंग देखिए 11:17 लिखा है ना ऊपर, अंडरलाइंग 11:17. अब नीचे आके देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वेट अ सेक, ये देखिए 11:23.4 here. I've highlighted this 11:23.4. That means 6 rupees 40 पैसे का डिफरेंस है यहाँ पे, right? Which is greater than 0.5% on this stock. So you see how the price is changing because of the demand and supply. जब लोग ज्यादा बुलिश होंगे तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, और ज्यादा बियरिश होंगे तो कम भी हो सकता है. नॉर्मली कम नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा बियरिश होना पड़ता है मार्केट को तभी कम होता है. ओके, नॉर्मली. ये आई होप सबको समझ आ गया होगा. सिमिलरली डोंट यू थिंक दैट वेदर इट इज करेंसी और इट इज क्रूड ऑयल और इट इज गोल्ड और व्हीट चना, इन सब में भी स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. कोई बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, राइट? Isn't it? यस सर। है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं ना, तो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग. जितने का अंडरलाइंग चल रहा है वो, जैसे आपने बोला इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ा बढ़ा तो इसका फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ गया. एब्सोल्युटली. क्या? ऑलराइट. सो बेसिकली whatever we are using, I mean whether it is a stock or currency, commodity, anything, you know, where there is a risk, we could hedge using the future contracts or the forward contracts, whatever is applicable there. सिर्फ यही नहीं है, और भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक ऑप्शंस आर आल्सो देयर, स्वैप्स आर देयर. अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हो सकता है. इंडिया में इन द इक्विटी मार्केट एंड ऑल्सो द कमोडिटी मार्केट जो हमारे यहाँ पर है अवेलेबल, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. कमोडिटी में गुड न्यूज इज कि पहले तो नहीं हुआ करते थे ऑप्शंस, लेकिन अभी कुछ साल से शुरू हुए हैं और कई कमोडिटीज पर ऑप्शंस भी अवेलेबल है. विल कम टू ऑप्शंस लेटर. अभी हम फ्यूचर की बात करें, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर. ओके, सो फॉर अ स्पेक्यूलेटर व्हाट विल दे डू? वेरी सिंपल. अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन सिंपली बाय एंड सेल. जैसे आपने टाटा केमिकल बोला कि वो बढ़ गया, सपोजिंग आपको पहले से मालूम था कि ये, मतलब आपको पहले से लगता था कि ये बढ़ता है, यू आर बुलिश, तो आप क्या करते कि इसको, यू गॉट चॉइसेस. एक तो क्या है, you pay entire money upfront, take the delivery. That means you buy in the spot market. Okay? यस सर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, you buy a future contract. Okay? अब इसमें करेंगे क्या, अप्रोक्सीमेटली इस तरह से चलेगा. ये देखिए यहाँ पर चलते हैं. लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट इज द प्राइस. मैं इसके लिए यहाँ ले जा रहा हूँ आपको इक्विटी फ्यूचर्स में.
इक्विटी फ्यूचर्स। ओके, और जरा देखते हैं इसका लॉट साइज और मार्जिन है क्या टाटा केमिकल का। ओके, टाटा केम तो अभी उसमें आ चुका है बैन में। अभी हमें लग रहा है सर ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत तेजी से बुलिश हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 25 अगस्त वाला प्राइस, तो आपको पता ही है अप्रोक्सीमेटली। अरे ये कब का प्राइस लिखा है, जब का भी है, चलो हम अप्रोक्सीमेट ही तो ले रहे हैं। इसमें मार्जिन कितना है देखो, 29%, 30%, 30 मान लेते हैं चलो। दैट मीन्स अगर ये 1100 का है सपोज, तो 1100 के बदले में आपको क्वांटिटी देके लॉट साइज 1000 है देखो, दैट मीन्स 11 लाख रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली। 1100 मान लो इसको अभी, हाँ बिल्कुल, ये तो 11 11 लाख रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोजिंग आपने इसे परचेज किया 11 में। ओके, ये 1080 में किया हो, ये हो सकता है एक दिन पहले का है, तो 10,80,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, यह वैल्यू है। तो स्पॉट मार्केट में सपोजिंग यू परचेज 1000 शेयर्स एट 1080 रुपीज, तो आपने 10,80,000 रुपए दे दिए। फिर उसका प्राइस बढ़ के हो गया 1117, सो विच इज 37 रुपीज मोर, राइट। यस सर। अब आपको लगा कि भाई पता नहीं कल फिर से गिर ना जाए, ये मंडे को गिर ना जाए, लेट मी जस्ट सेल इट, तो आपको 37,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट। ग्रॉस ले रहा हूं मैं, आई एम नॉट फैक्टरिंग इन द ब्रोकरेज हियर। आपको 37,000 का प्रॉफिट हुआ। यस सर। अब ये 37 क्या क्या है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.5% अप्रोक्सीमेटली। भाई अप्रोक्सीमेटली क्या है, 3.5%, हाँ 3.5% का गेन हुआ ना आपको, 3.5 है ना, 3.5-4% के बीच में आपको गेन हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको हम लेते हैं दूसरा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, सेकंड चॉइस आपके पास ये है कि आप स्पॉट मार्केट में 10,80,000 रुपए देकर इसको नहीं खरीद रहे हैं, यू कुड सिंपली बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 30% मान लेते हैं, 30% आपको मार्जिन देना है, मतलब 10,80,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 30%, यानी कि 3,27,000 या ऐसे कुछ देना है आपको, राइट। अप्रोक्सीमेटली 3,75,000 हुआ, 3 लाख कितना होगा, नहीं 3,20,000, 3,25,000, 3,15,000 ऐसे ही होगा ना कुछ। 30% ना सर। हाँ, मतलब वही 3,15, 3,20 के बीच में, राइट। हाँ 3,25,000 समझ लो, 3,24,000। 3,25, मैंने 30 बोल दिया तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 3,27 हो गया सपोज, वट एवर इट इज। तो आपने 325 पे कर दिया, ओके, दैट इज मार्जिन। सो यू डिड नॉट पे 10,80,000, you paid only 3,25,000. ओके। Okay. Now, the price went to 1117, supposing, from 1,080. So 37 रुपीज का डिफरेंस आया। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली क्या होगा, उस टाइम जो फ्यूचर प्राइस था उस पर आपने बाय किया, अब जो फ्यूचर प्राइस है उस पर आपने सेल किया, तो अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस वही हो रहा होगा, शायद अभी भी 37 का हो, 40 का हो, 35 का हो, ऐसे ही होगा कुछ। So I'm just taking 37. So supposing now you are selling it at 1117, so you are simply selling this contract. You're not waiting for maturity, है ना? सेटलमेंट तक की वेट नहीं कर रहे, आपने उसको बोला कि चलो मैं तो एग्जिट करता हूँ, मैं बेच देता हूँ इसको। So you sold it and you booked a profit of 37 rupees, which is again 3.5% of the price, और आपको अभी भी 37,000 का गेन हुआ। But isn't there a difference in your return on investment? भाई आपने तो 10,80,000 रुपीज इन्वेस्ट नहीं किए थे ना, आपने तो 3,25,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, तो 3,25,000 रुपए के ऊपर आपने 37,000 कमाया। सो aren't you making more than 10%? Yes, sir. है ना, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर यूजिंग ए लीवरेज। जो लीवरेज है आपकी लगभग 3 गुना है, 3 से थोड़ा ज्यादा है ना। देखिए आप 30% दे रहे हैं, तो आपका 3 गुना से ज्यादा हुआ ना लीवरेज थोड़ा सा। तो अगर लीवरेज आपकी 3 टाइम्स है, तो आपके प्रॉफिट और लॉस भी 3 टाइम्स होंगे। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, नेगेटिव भी, दोनों हो सकते हैं, है ना। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जहां प्राइस में मूवमेंट आया 3.5% का, आपको मिल गया
10.5% या 11%, मतलब उसका 3 गुना से ज्यादा। अगर उतना लॉस होता तो भी आपको 3 गुना से ज्यादा का लॉस होता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस सर, यस सर। यानी इसका प्राइस अगर 3.5% गिर जाता तो आपको भी ऑलमोस्ट 11% का लॉस होता अपने कैपिटल पे। मतलब जो आपने 3,25,000 रुपए दिए थे उस पर आपको 37,000 का लॉस हो जाता। ओके, विच वुड बी ऑलमोस्ट 11%। और अभी गेन हुआ है तो भी आपको ज्यादा हो रहा है। सो जितना ज्यादा लिवरेज होगा उतना ज्यादा ही आपका गेन एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग क्लियर अबाउट दिस। Yes, Sir, I have a question. यस यस। Sir, can I carry forward this contract? टू व्हाट, व्हेन? आई मीन यू मीन आफ्टर अगस्त, राइट? Like, yeah, after August. यस, वेरी गुड। देखिए क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव अ डेट। आपने बोला हुआ है आई एम अग्रीइंग टू बाय। अब देखो लॉजिकली सोच के देखिए, दूसरी तरफ जो सेलर है उसने बोला हुआ है आई एग्री टू सेल। अब एज्यूम करते हैं कि डिलीवरी वाला सिचुएशन होता तो वो दूसरा जो पार्टी है वो बेचारा तो डिलीवर करेगा। तो आप Yes. उसको ये तो बोल नहीं सकते कि देख मेरे को अगले महीने कर देना डिलीवर, यानी कि उसको तो आपको Exactly. सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, राइट? Hmm. लेकिन सपोजिंग यू आर बुलिश अबाउट इट and you want to continue your position, what position? Bullish position, long position, okay? What you will do is something called rolling over. So suppose you have got a August contract, तो 25 अगस्त या उससे एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दो दिन पहले भी, या 25 को ही आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देंगे और आगे का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, सितंबर या अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आप ले लेंगे। Okay. इसको बोलते हैं रोलिंग ओवर, यानी कि अब पहले भी आप बुलिश थे, अभी भी आप बुलिश हैं, isn't it? नहीं, अगर उसी प्राइस पे अगर बुलिश होना चाहे आप नहीं, 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 उसी प्राइस पे नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मंथ के और या तीनों मंथ के प्राइसेस अलग अलग होंगे। हाँ, जिस भी टाइम का आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसका प्राइस उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर निकलेगा। तो मतलब इसको ये वाला ट्रेड सेटलमेंट करके एक नया ट्रेड फिर नया लेना कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। लेना पड़ेगा और हाँ। ज्यादातर केसेस में उस वाले नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट का, या जब का भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सितंबर हो, अक्टूबर हो, या जब का भी होगा, या नवंबर होगा, उसका प्राइस नॉर्मली ज्यादा होगा इससे, बिल्कुल। राइट? इसमें सर और- प्रीमियम वगैरह नहीं आता है ना? नहीं नहीं, वो प्रीमियम एक अलग चीज है, वो लेकिन मतलब ये खुद- ऑप्शंस में होते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक वैसे है। हाँ, वैसे आप ये बोल सकते हैं कई बार कि ये प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है, वो एक अलग बात है, राइट? जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पे चल रहा है तो प्रीमियम पे चल रहा है, राइट? ओके। बट वो जो प्रीमियम होता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, वो ऑप्शन में होता है। वो ऑप्शन, यस। और भी ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिसमें होता है। सो आई होप इट इज क्लियर प्रेम, Yes, sir. Yes, दैट sir. यू कैन रोल ओवर, इसको कहते हैं रोलिंग ओवर, ओके? यानी अच्छा। हुआ क्या, आपने या जो भी पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, आपके जैसे और भी हैं, आप भी हैं, आपने इसको स्क्वायर ऑफ किया, यानी कि सेल किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बियरिश हो गए, आप लोगों ने अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए, यानी कि मार्केट में पहले भी बुलिश पोजीशन थी और अभी भी वैसे ही है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन, ओके? गेट द पॉइंट? Yes, sir. तो इस तरह से आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए चला सकते हैं इसको। जैसे कि हम बोलते हैं देखो यहाँ पे ये ट्रेंड, देखो यहाँ पे ये ट्रेंड था, इतने महीने तक डाउन ट्रेंड चलता गया, इतना गेन हो सकता था, इतने महीने तक अप ट्रेंड चला, इतना गेन हो सकता था। समबडी में आस्क और मे थिंक अरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज हो जाता है भाई, एक महीने बाद खत्म हो गया, तो फिर मैं कैसे करता है इसको? द आंसर इज यू कुड हैव डन इट बाय रोलिंग ओवर, ओके? व्हिच इज अ कॉमन थिंग, वेरी कॉमन थिंग। आप अगर शॉर्ट हैं, यस यस, जैसे इंडियन इक्विटी मार्केट में 3 महीने के अवेलेबल हैं, तो आप 3 महीने के ले सकते हैं, गॉट इट? कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे अभी क्या चल रहा है ना, हाँ, जो भी अवेलेबल होगा आप ले सकते हैं। लिक्विडिटी कम होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, लिक्विडिटी कम है, ये देखिए आपके सामने ही है। अभी अगर हम देखते हैं इधर देखो आप, इसको फॉर इंस्टेंस, वेट अ सेक, वॉल्यूम। लास्ट में वो दिख नहीं रहा ना, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। नाउ यू सी ऑन द राइट, ये 25 अगस्त वाले के वॉल्यूम देखिए। हाँ, इधर क्या लिखा है? अच्छा दिख तो रहा था, आई थिंक नहीं। इज इट विजिबल टू यू ऑल?
हाँ 17,000 यस सर यस सर ओके 17,000 समथिंग आपका वॉल्यूम है, ठीक है। नाउ इफ वी गो टू दी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट इज द वॉल्यूम? सितंबर 500 300 ये देखिए कितना लिखा, 1937, राइट? नहीं 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 सही, वॉल्यूम तो वो वाला था ना, ये मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ये देखिए 173 ना, 17,000 था, उसकी जगह सिर्फ 173 कॉन्ट्रैक्ट्स। Isn't there a huge ये अक्टूबर है सॉरी, isn't there a huge difference? ये बिल्कुल अक्टूबर वाले को देखिए, बहुत मेजर डिफरेंस आ गया ना। और अगर आप सितंबर का देखते हैं, वेयर इज सितंबर, हम ज्यादा नीचे आ गए ना। ओके ये देखिए 1638, ओके सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस है ना भाई। अभी करंट वाला तो आपने देखा ना 17,000 के ऊपर है, यानी कि 1/10 रह गया। सितंबर का जो वॉल्यूम है वो 1/10 है इसका केवल, और अक्टूबर का तो बहुत ही कम। मतलब क्या हुआ, करेक्ट करेक्ट, तो मतलब ये कि लिक्विडिटी उसमें इंडिया में, हाँ इंडियन मार्केट में जो भी स्टेज पे अभी इंडियन मार्केट है, ओके इट इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड वन इन डेरिवेटिव्स, ओके करेक्ट, वी आर स्टिल ग्रोइंग। नहीं जो कौन सा डेरिवेटिव देखो 2008 में जो आया ना वो करेंसी डेरिवेटिव्स आए थे, एमसीएक्स 2003 में स्टार्ट हुआ, राइट 2003 में, राइट। और इक्विटी में 2000 और 2001 में आया, इंडेक्स डेरिवेटिव 2000 में, और फिर स्टॉक के डेरिवेटिव्स 2001 में, यस ओके। और कमोडिटी 2003 में, और करेंसी 2008 में। ऑलराइट, सो यू सी, आपने देख ही लिया, अपने आंखों से देखा अपने ये वॉल्यूम्स में कितना फर्क है, राइट? यस सर तो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है नियर मंथ, इसको बोलते हैं नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी अगस्त है, अगस्त चल रहा है, ये नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। सितंबर है मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट, मिड मंथ, एंड अक्टूबर है फार मंथ, ओके फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिया में नियर मंथ वाले में ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं मोस्टली। अभी ये खत्म होने वाला हुआ ना थोड़े दिन में, तो लास्ट वीक की तरफ, जैसे 25 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो एक वीक और खत्म हो जाएगा, देन यू विल फाइंड कि इसके सितंबर के वॉल्यूम बढ़ने लगेंगे, ऑलराइट। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि रोल ओवर हो रहा है, गॉट इट, कि काफी सारे लोग अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से निकल के सितंबर में जा रहे हैं, ये भी मीनिंग हो सकता है। और फ्रेश लेकिन सर रोल ओवर का मतलब फिर क्लियर नहीं हुआ ना, कि अगर हमको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो ये टर्म ही क्यों यूज किया गया रोल ओवर? अरे बिकॉज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही आपने नया बनाया और कुछ नहीं, आपका जो व्यू था वो तो अभी भी वही है ना। यू हैड अ लॉन्ग पोजीशन अर्लियर एंड इवन नाउ यू हैव अ लॉन्ग पोजीशन, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट लेकिन पुरानी पोजीशन को तो हमको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ रहा अरे है। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, बट एक्चुअली आपका पोजीशन है क्या और आपका व्यू है क्या? आप बुलिश थे पहले भी, अभी भी आप बुलिश हैं, हाँ लॉन्ग टर्म पे है थोड़ा। है कि नहीं? मतलब जिस भी टर्म का आप देख रहे हैं, तो आप कुछ दिन पहले भी बुलिश थे और अभी भी आप बुलिश हैं, तब भी आपके पास लॉन्ग पोजीशन था और अभी भी आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो बदला क्या मार्केट में? कुछ नहीं बदला ना। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स तब भी बुलिश थे, अभी भी बुलिश है, या तब भी बियरिश थे, अभी भी बियरिश है। ये इस चीज को दिखा रहा है ना, ठीक ठीक। है ना? वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपको क्लोज करके नया लेना पड़ा। अब इसीलिए इसको रोल ओवर कहते हैं, ओके। दैट मीन्स यू आर कंटिन्यूइंग विद अ सिमिलर पोजीशन ओनली, सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट को आपको जरा बेच के दोबारा से खरीदना पड़ा, या व्हाटएवर इट इज, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट, ओके। यस सर। Alright, so we just now saw the liquidity position also, और इसीलिए किसी में भी जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको लिक्विडिटी एक बार देख लेना चाहिए, इसीलिए मतलब आप बाई सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसको। इफ देयर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी, क्या मतलब मेरा क्या है कि एक दिन में, जैसे आपने देखा ना अभी सितंबर के 1600 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए अप्रोक्सीमेटली, तो अगर 1600 भी हुए हैं
तो अगर आप एक दो कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल कर रहे हैं तो प्रॉबेबली हो सकता है ना। बट अक्टूबर वाला आप करते तो बहुत मुश्किल होता, बिकॉज देवर ओनली 173 और समथिंग दैट वर ट्रेडेड। ओके, तो कम लिक्विडिटी में आपको मालूम होगा बिड और ऑफर में डिफरेंस आ जाता है। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था हो सकता है कि उसके आसपास आपको इजीली मिले ही ना। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पे करना पड़े, या सेल कर रहे हैं तो कम में सेल करना पड़े। होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। ये सबको समझ आता है ना, आई होप। हाँ, कि जो एलटीपी है दैट इज नॉट ए गारंटी दैट यू विल बी एबल टू परचेज और सेल एट दैट प्राइस। इज इट ओके और नॉट? तो यहाँ हम अपनी परचेजिंग वाली मार्केट प्राइस नहीं लगा सकते हैं क्या? मार्केट प्राइस अगर आप लगाएंगे भी तो किस में मिलेगा आपको? एलटीपी पे थोड़ी मिलेगा भाई। एलटीपी क्या होता है? दैट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन, है ना, लास्ट Last ट्रेडेड traded प्राइस। Yes, मतलब sir. दो जनों में ट्रेड हो गया, ठीक है। अब सपोजिंग ये दो जनों में यानी कि आर्यन और अंकुर में ट्रेड हो गया, ये एलटीपी था लेट्स से 1117 पे। नाउ गौरव वांट्स टू परचेज एंड हर्ष वांट्स टू सेल। तो क्या कोई गारंटी है कि ये लोग भी 1117 में बाय सेल कर लेंगे आपस में? क्या नहीं, गौरव को कोई गारंटी है कि हर्ष उसको 1117 में ही बेचे? आई मीन, इज इट कंपल्सरी? नो नो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर प्राइस कैसे चेंज होगा? अगर यही कंपलसरी होता तो हर्ष को तो 1117 में ही बेचना पड़ता, तो अगले सेलर को भी वही करना पड़ता। तो प्राइस कैसे चेंज होगा, इजंट इट? यानी अभी क्या होगा, गौरव एंड हर्ष विल नेगोशिएट अगेन। दे विल नेगोशिएट बेस्ड ऑन 1117। बोलेंगे अच्छा अभी 1117 था तो हर्ष को लगता है कि प्राइस तो बढ़ेगा, मैं क्यों बेचूं 1117 में? अगर ऐसा है तो वो 1118 मांग रहा है, 1119 मांग रहा है। ओके, गौरव बोलता है नहीं नहीं मैं 1119 नहीं दूंगा, मैं 1118 दूंगा। ऐसे कर करके नेगोशिएट होगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यानी कि बायर को जो मिलेगा, अगर वो मार्केट ऑर्डर डाल देता, बोलता है ठीक है जितने में मिलता है ले लो, तो उसको कौन से प्राइस पे मिलेगा? अच्छा सर, ये एलटीपी भी पे या पॉसिबल बिड हो, पे या ऑफर पे? हाँ, या बोलो। ये भी पॉसिबल हो सकता है जैसे कोई हमने इक्विटी का कोई लॉट हमने बाय करा, ऑलराइट, और सपोज दैट उसके लॉट में 150 शेयर या 100 शेयर हैं, ओके 100 शेयर है मान लेते हैं, लेकिन Okay. वो 100 शेयर पे भी हमको उसका एक एवरेज निकल के आ गया कि कुछ शेयर इतने पे प्राइस यस पे यस यस यस, मिले बिल्कुल। हैं और वो कुछ तब होगा इतने। जब मार्केट प्राइस पे आपने डाला है ना। अच्छा। देखो, व्हेन यू आर डूइंग इट, लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइक दिस। अगर कुछ लोगों ने आप में से देखा होगा इस चीज को, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। सो ये किसी भी चीज में एप्लीकेबल है, वेदर इट इज स्पॉट मार्केट और वेदर इट इज फ्यूचर मार्केट, या कोई भी मार्केट हो। ओके, सो आई एम डूइंग इट हियर। सपोजिंग आपको मालूम है एक होता है एलटीपी, फाइन, जितना मर्जी है, लेट अस से 1117 इज द एलटीपी फॉर शेयर। फिर एक होते हैं बिड्स और एक होते हैं ऑफर्स। बिड प्राइस एक चीज होती है और बिड क्वांटिटी भी तो एक चीज होती है ना। हाँ, जैसे बिड प्राइस क्या होता है बता सकते हैं? मतलब जिस प्राइस पे आप खरीदना चाह रहे हो। यस यस। और एक ऑफर प्राइस जिसको आस्क प्राइस भी बोलते हैं, राइट? ऑफर को आस्क भी बोलते हैं। आस्क क्वांटिटी और ऑफर क्वांटिटी। बिड प्राइस यानी बायर का प्राइस ना। अब देखिए, बायर तो हमेशा सस्ते में खरीदना चाहते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन 1117 में आपने बोला हम तो 1115 में खरीदेंगे, पॉसिबल? या 1116 में खरीदेंगे, पॉसिबल? बिल्कुल यस सर। ओके, कोई और बायर है वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो 1115 में खरीदेंगे। मैं एक एक रुपए का डिफरेंस ले रहा हूँ, एक्चुअली एक एक रुपए नहीं होगा, पैसे में डिफरेंसेस आ जाएंगे, राइट? जो भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंस आएंगे। लेकिन मैं जस्ट टू मेक इट इजियर आई एम डूइंग इट लाइक दिस। हाँ, कोई बोलते हैं हम 1114 में लेंगे, कोई बोलते हैं हम 1113 में लेंगे, कोई बोलते हैं हम 1112 में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए। ओके, टॉप 5 बिड्स, सबसे ऊपर किसको लिखा? 11-16। मतलब जो सबसे ज्यादा देने को तैयार है। भाई बेस्ट बायर तो वही होगा ना जो महंगा भी खरीदने को तैयार है ना, ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, उसी को बेचेंगे ना अपना बिल्कुल माल। कोई भी चीज बेच रहे हैं आप शॉपकीपर, दुकानदार हैं, आप सेलर हैं, कोई भी हो, आपके लिए तो बायर वो बढ़िया है जो ज्यादा प्राइस देने को तैयार है ना। ज्यादा। हाँ। ओके, ऑफर प्राइस अब 1117 चल रहा है तो सेलर तो ज्यादा ही चाहता है ना। तो एक बार सेलर है जो 1118 मांगता है। ओके, एंड सो ऑन।
1119, then 1121, then 2021, 1122. इस तरह से ये मैंने टॉप के 5 ऑफर्स डाल दिए. लुक एट दिस आर इन असेंडिंग ऑर्डर. यानी सेलर वो बढ़िया है जो सस्ते में बेचने को तैयार है ना. अगर आप बायर हैं तो आप सस्ता वाला सेलर ढूंढेंगे ना, अगर सेम चीज है तो. भाई सेम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप तो सब जो सस्ता दे रहा है वो बेटर है आपके लिए. ओके, नाउ द थिंग इज यू वांट टू परचेज. आप बीच में आ गए, आपको 1000 शेयर्स खरीदने हैं इसके, और आपने यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑर्डर डाल दिया. ये तो सारे लिमिट प्राइस डले हुए हैं ऑर्डर, राइट. और आपने मार्केट ऑर्डर डाला. दैट मीन्स भाई जिस पे भी चल रहा है मिल जाए आपको. तो द क्वेश्चन इज विल यू गेट इट एट 11, 17 और 18 और 19, 20, 21, 22? किस प्राइस पे मिलेगा आपको? मतलब क्या आपको एलटीपी पे मिलेगा या ऑफर प्राइस पे मिलेगा? ऑफर पे सबसे ज्यादा. एग्जैक्टली, ऑफर पे मिलेगा. भाई पुराना प्राइस तो एलटीपी था, वो तो हो चुका. अभी जो सेलर तैयार है बेचने को, वो जो पैसा मांगता है उसी पे मिलेगा आपको. बट क्या आपको 1118 पे मिलेगा? देखते हैं अभी. सपोजिंग ये क्वांटिटीज हैं, ओके, 500 क्वांटिटीज आर टू बी बॉट हियर. ओके, नहीं ज्यादा ले लेते हैं. 5000, नहीं थोड़ा कम लेते हैं, इतना भी नहीं लेते हैं. लेट्स से 700, 500. इस तरीके से ये क्वांटिटीज हैं. ओके, दीज आर द क्वांटिटीज at which these buyers are willing to purchase. ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी क्वांटिटी आपकी बिक जाएगी वहां पे, राइट. अलग अलग क्वांटिटीज हैं. और ये हो गया आपका 350. ये क्वांटिटीज हैं जो लोग खरीदने को बैठे हुए हैं. जो बेचने को बैठे हैं, सपोजिंग 11-18 पर 300 शेयर्स अवेलेबल हैं. ओके, इसके ऊपर 350 अवेलेबल हैं, and then 400, and then 500, and then let's say 3000. ये इक्वेशन है अभी. ओके, आप बीच में आ गए, अभी आपने एक मार्केट ऑर्डर डाल दिया, यानी आपका ऑर्डर सबसे ऊपर आ जाएगा. बिकॉज आप तो ये बोल ही नहीं रहे कि मुझे 1116 में खरीदना है कि कितने में. आप तो बोल रहे हैं जो भी मिलता है ले लो. यानी एक सेकंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए आपका ऑर्डर यहाँ आ जाएगा, राइट. आप बेस्ट बायर बन गए ना. बिल्कुल. आप किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार है. तो होगा क्या, यू विल गेट 300 एट 11-18. ओके, ये आपको मिल जाएगा. 350 शेयर्स यू विल गेट एट 11-19, क्योंकि आपने तो 1000 का ऑर्डर डाला है. तो 650 हो गए. 630. बाकी बचे 350, वो मिलेंगे आपको 11-20 में. तो ऑल ऑफ ए सडन ये गायब हो जाएंगे, यहां से ये गायब हो गए. बिकॉज वो बिक गए ना. और 11-20 में से भी 350 तो आपने ले लिए, अब बचे 50. ओके, दिस हैज चेंज. यू सी, आया समझ में? यस सर. सो अचानक से प्राइस क्या हुआ इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड. 11-17 से लेके 11-20 हो गया, इजंट इट? जैसे ही आपने वो मार्केट ऑर्डर डाला, fraction of a second it took for the price to reach from 11-17 to 11-20. ये समझ में आया आपको? Yes sir. Because you placed the market order for a much bigger quantity than what was available there at that price, nearby price. और अगर पूरे 11-18 पे ही सारे 1000 शेयर अवेलेबल होते तो आपको 1000 मिल जाते 11-18 पे. तो फिर प्राइस सिर्फ ₹1 बढ़ता. ओके, सी टेक अ लुक एट दिस. ये ऐसे था, है ना. ये था जिसमें से ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, और इसमें से 50 भी आपको मिल गए. आई होप दैट्स ओके नाउ. Yes sir. That what is going to happen in case you place a market order. ठीक इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा. कोई भी चीज आप डील करेंगे, whether it is an option or future contract or anything else, same thing will be applicable. ओके, अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाला तो ऐसा ही होगा. All right, so let's just summarize quickly the differences. फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में, फॉरवर्ड हमने देखा ओवर द काउंटर, यानी दो पार्टीज के बीच में है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होता है. फॉरवर्ड में कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है. फ्यूचर में देयर इज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट जो ब्रोकर आपसे लेता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क, यानी दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ काउंटर पार्टी गारंटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द एक्सचेंज. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
इज कस्टमाइज्ड, यानी अपने हिसाब से दोनों पार्टीज मिलके कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हैं, यानी डेट कुछ भी लिखिए, क्वांटिटी कुछ भी लिखिए एंड सो ऑन, ओके। वेयर इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, यानी इसमें क्वांटिटी भी फिक्स होती है, दैट इज लॉट साइज इज देयर, ओके, उसी के मल्टीपल्स में हो सकता है। देन देयर इज डेट, जैसे आप देख रहे हैं 25 अगस्त, क्यों लिखा है 25 अगस्त, 31 क्यों नहीं लिखा? अब ये सबके लिए 25 ही रहेगा, ओके, जिन्होंने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट लिया इन द इक्विटी फ्यूचर्स, ये कमोडिटी में अलग डेट्स है, इक्विटी फ्यूचर में 25 तारीख है तो 25 ही रहेगा सबके लिए। आई होप सम ऑफ यू ऑलरेडी नो इट इज 25, है ना, इट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ, राइट। तो जो भी लास्ट थर्सडे है हमारे यहाँ पे किसी भी महीने का, उस पे इक्विटी फ्यूचर्स क्लोज होते हैं, सॉरी, हाँ, सब फ्यूचर्स ऑप्शन जो भी इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ, दे एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, है ना। वैसे ऑप्शंस कई लोग आप में से जानते भी होंगे, तो इसलिए बता देता हूँ दैट देयर आर जस्ट टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, वन इज निफ्टी ऑप्शन, अनदर इज बैंक निफ्टी ऑप्शंस, दोज आर सेटलिंग एवरी थर्सडे। बाकी सब राइट, और बाकी के सारे जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं इक्विटी में, जितने भी स्टॉक हैं, सारे के सारे थर्सडे को होते हैं। कमोडिटीज में अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग डेट्स हैं, ओके, इट इज नॉट अ फिक्स्ड डेट फॉर एवरी। ऑप्शंस में सर वो भी तो आते हैं, किसका? राइट 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 राइट, मतलब अलग अलग है, और डेट इज आल्सो डिफरेंट। सॉरी, अभी कुछ आप और बोल रहे थे? सर ऑप्शंस में मतलब शेयर्स नहीं आते, इक्विटी नहीं आती। नहीं नहीं, इक्विटी के, अरे भाई पहले, नहीं आई मीन टू से, पहले तो आपको एसेट चाहिए ना, अंडरलाइंग एसेट, तब तो कोई ऑप्शन आएगा या डेरिवेटिव आएगा। तो इक्विटी शेयर्स हैं, शेयर्स के ऑप्शन भी हैं, इजंट इट? इंडेक्स है तो इंडेक्स के ऑप्शन भी है, राइट। फ्यूचर सर, करेंसी है तो फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है। अब करेंसी है तो करेंसी का भी फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है, इजंट इट? सर ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जितने भी हैं, इनके अंडर भी एक मतलब एक रैंकिंग होती है कि टॉप के कंपनीज के ही ऑप्शंस फ्यूचर ट्रेड होंगे मार्केट में। हाँ, लिस्ट होती है, लिस्ट होती है, यस। हाँ, वैसे अभी देखो, अभी ये चेंज होता रहता है लिस्ट, बीच में जैसे अभी जैसा बढ़ा दिए गए थे, पहले कंपनी का बढ़ गए थे, फिर परफॉर्मेंस कम है। हुए थे, फिर बढ़ा दिए गए हैं, राइट। लास्ट जो मैंने देखा था उसमें आई थिंक 188 या 1 ऐसे इसके आसपास आ गए थे। जो इंडिया में जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, लेट मी शेयर विद यू टू थिंग्स हियर बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे। एक तो मैं आपको ये दिखा, नहीं कम होता है, बहुत कम होता है इंडियन मार्केट में, अभी बहुत कम है, या लिक्विडिटी कम होती है, यस। मैंने बताया ना आपको, पहले लिक्विडिटी देखना जरूरी है, राइट। इट्स बेटर टू ट्रेड द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यस यस एब्सोल्युटली, ये मैं कल आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर। अभी जरा हम इसको देखते हैं। आई एम टाइपिंग फॉर एग्जांपल गोल्ड ओवर हियर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने गोल्ड फ्यूचर्स देख रहा हूं मैं। कैन यू सी द डेट? देखो, अक्टूबर, दिसंबर, आपने ये देखा कि इसमें सितंबर नहीं है और नवंबर नहीं है, मतलब ये इवन मंथ्स में दो दो महीने बाद के हैं। क्या आपने ये देखा कि अगस्त भी नहीं है इसमें? हाँ। क्यों नहीं है अगस्त? अगस्त तो इवन मंथ है। अरे अगस्त तो इवन मंथ है ना, तो फिर अगस्त क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि अगस्त की एक्सपायरी हो चुकी है ऑलरेडी, ओके, सेटलमेंट हो चुका है। गॉट इट? हाँ, 2023 के हैं ये फरवरी, अप्रैल और जून, यानी जून तक के कॉन्ट्रैक्ट आपको इसमें नजर आ रहे हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सर ये फरवरी, अप्रैल और जून के हैं, ये 2023 के हैं। हाँ? तो इसमें लिखा है 23 फरवरी, 23 अप्रैल। 23 नहीं है, वो 2023 है। अच्छा वो, अच्छा Okay. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये, लेकिन उनमें लिक्विडिटी कम होगी, आप ये ध्यान रखिएगा, और प्राइस भी ज्यादा होगा, है ना। हाँ इतनी।
हाँ, अब देखो जैसे कि अक्टूबर फ्यूचर, ये अक्टूबर है, ठीक है, ये देखिए अक्टूबर। वैसे इसमें लिक्विडिटी कितना है वो तो आपको अलग से देखना पड़ेगा, इस टाइम मार्केट क्लोज है, वो एक्सचेंज की साइट पे दिख जाएगा। तो ये इसका प्राइस है 527। एक सेकंड, आई एम क्लिकिंग ऑन द मार्केट डेप्थ, तो इस पे आपको ये मिल जाएगा वॉल्यूम। अब क्योंकि ट्रेड हुआ ही नहीं, कोई मार्केट क्लोज है आज, तो इसलिए लिखा नहीं। वैसे इन जनरल दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट। वो एक दिन का नहीं है, वो जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक आज की डेट में ये सिचुएशन है। ओपन इंटरेस्ट में बाद में आएंगे, बट दैट इज नॉट द वॉल्यूम्स ट्रांजैक्टेड। ओके, वॉल्यूम में फर्क है, तो यहाँ पर आपको वो नहीं पता चलेगा अभी। जब मार्केट ओपन होगा जिस दिन भी, तब तो आप शाम को भी देखेंगे तो आपको वॉल्यूम दिख जाएंगे, राइट। लेकिन ये डेटा आपको एक्सचेंज की साइट पे मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, अभी कर रहे हैं क्लोज। और ये अक्टूबर फ्यूचर का ये तो प्राइस है ना 527। अब देखिए, अगर हम इसमें इफ वी टेक फरवरी और जून, चलो मैं फरवरी ले लेता हूँ जो कई महीने बाद का है, तो उसका प्राइस में देखिए डिफरेंस आ गया ना, ऑलमोस्ट कितना है 240 या 50 है ना। हाँ, मतलब डिफरेंस आ रहा है ना प्राइस में, करेक्ट। और उसमें ट्रेड भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, अगर आप ओपन करके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उसमें, करेक्ट, उसमें उतने दूर के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं होते हैं। एग्जैक्टली, यस। अब अगर हम क्रूड का लेंगे तो ये देखिए, क्रूड में देखें अब हर महीने का है, देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, दिख रहे हैं आपको ये 6 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, है ना। ये हर महीने के हैं, और अगस्त वाला अभी चल रहा है, यानी अभी ये सेटलमेंट हुआ नहीं है, जबकि गोल्ड का अगस्त वाला ऑलरेडी हो चुका है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, डेट्स अलग अलग है ना। इसी तरह से आप कोई सा भी ले लीजिए, कॉपर, ये देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। और ऐसे जितने भी आपके कमोडिटीज हैं इन सबको आप ले सकते हैं। अब ये जरा एक इसको देख लेते हैं, यूएसडी INR, ओके, फ्यूचर्स, हाँ सॉरी, हाँ वो तो ये अलग अलग है, यस, अलग अलग डेट्स के ना। दैट इज करेंसी डेरिवेटिव्स, ओके, सीरियस करेंसी डेरिवेटिव्स को बोलते हैं। ये देखो, ये भी जुलाई का भी 2023 जुलाई का भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, है ना। मतलब जुलाई तक के भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, isn't it? बट ऑफ कोर्स वही बात है कि वॉल्यूम्स कम होंगे, दैट्स द ओनली थिंग, ओके, बट अवेलेबल है। तो सर ये जो कंपनी इक्विटी कंपनीज होती हैं, इनके जो फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये मतलब ये लिस्ट कैसे तैयार होती है कि इस बार 190 कंपनी के ही होंगे? वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, दैट इज अप टू द एक्सचेंज टू डिसाइड। तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे होता है कि उसके वॉल्यूम? हाँ, राइट। सबसे बड़ा उसमें होता है जो सब, यस, एक उसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अच्छा, राइट। उसके अलावा उसमें लिक्विडिटी है, एंड वॉलेटिलिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, ओके। अब जैसे सर MRF की बात कर ले तो शेयर प्राइस तो हाई है, मार्केट कैप भी मतलब ठीक ठाक है, लेकिन लिक्विडिटी उसकी नहीं है MRF की, अगर देखा जाए तो। लिक्विडिटी कम है, लेकिन उसके फ्यूचर है ना, फिर भी मतलब इतना तो है कि उसके फ्यूचर है, राइट। अच्छा, भाई उसके भी फ्यूचर तो ट्रेड होते ही है ना, अगर आप MRF भी लेंगे। MRF तो आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स लिस्ट ओनली, और जो इस लिस्ट में नहीं आते उनके ट्रेड नहीं हो सकते हैं, ओके। उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होते, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मतलब ये डेरिवेटिव्स में वही नहीं होंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप ज्यादातर? हाँ, नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी दिखा रहा हूँ, वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, यू कैन सी दैट, लुक एट इसके 1434 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे 25 अगस्त में, इस फ्राइडे को, मतलब कल, है ना। फिर भी मोटा मोटा वॉल्यूम फिर भी कमी है, वॉल्यूम कम है, वो तो इसके शेयर्स में भी वॉल्यूम कम होगा ना। शेयर प्राइस इतना हाई है तो लोग छूते नहीं ज्यादातर। करेक्ट भाई, इसमें शेयर में भी तो आप ट्रेड करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ अदर्स जहाँ पे प्राइस कम होने चाहिए होंगे, है ना? ये वॉल्यूम फ्री क्वांटिटी 301, वो ये होता है कि इससे ज्यादा बड़ा ऑर्डर आप इतना नहीं डाल सकते आप।
एक बार में एक ऑर्डर, हाँ एक ऑर्डर, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब डिलीवरी में कि फ्यूचर में? जो मर्जी करो, अच्छा, जो मर्जी करो, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं हो सकता है। 301 अगर- शेयर से ज्यादा नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर आपने उससे बड़ा ऑर्डर डाला तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप मल्टीपल ऑर्डर्स डाल सकते हैं। ओके। ओके, वो यस 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 होता है, वो बास्केट ऑर्डर भी है, कई तरह की चीजें आजकल अवेलेबल हो गई है, यू कैन डू दैट। ओके, और ये जो आप देखा ना, ये अबाउट लिखा है यहाँ पे, अबाउट, इसमें हाँ, आप जाएंगे तो आपको वो भी कहीं पे मिल जाएगा, यू नो, फॉर एग्जांपल ये इक्विटी डेरिवेटिव्स लिखा है यहाँ पे। यस सर। इफ यू क्लिक ऑन दिस इक्विटी डेरिवेटिव्स, इसमें आप थोड़ा सा लेफ्ट में इधर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है ये, हाँ, ठीक है। क्लिक ऑन दिस, तो फिर आपको यहाँ मिल जाएगा ये लिस्ट,